जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट्स। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक आखिरी पड़ाव, एक आखिरी सेशन पेपर लीक सीरीज का, जिसकी हमने शुरुआत करी थी। सबसे ज़रूरी सेशन जिसका नाम है पेपर लीक सीरीज ऑफ एनडीए ज्योग्राफी। यहाँ पर हम लोग एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, एनडीए एग्जाम में जहाँ से 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं, उसके यहाँ पर सवाल करने वाले हैं। यार मैं बिल्कुल भी मतलब नाम वगैरह काम वगैरह आप सभी को पता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह देने के मूड में नहीं हूँ मैं आज बिल्कुल भी। आखिरी सेशन है वैसे, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 100+ सवाल सॉल्व करने वाले। बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, पूरी रात जागने के बाद, ठीक है, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकेट, यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीएपीएफ, इतने एग्जाम खगालने के बाद, ठीक है, पूरी रात जगराता करने के बाद ये सेशन आप सभी के सामने लाकर मैं रिकॉर्ड कर। हेडेक बहुत तेज हो रहा था मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सेशन रिकॉर्ड करने का, बट आई वेंट टू द वॉशरूम, हैड अ स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन माय फेस। मगर मैंने बोला यार करना पड़ेगा, आई हैव टू गिव द फाइनल टच। आखिरी सेशन है, स्टूडेंट को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सही नहीं रहेगा। आप देखो टाइम भी, यदि आप देखोगे ना, इट्स 4:55 इन द मॉर्निंग, ठीक, सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो यू नो इट वेरी वेल व्हाट वी कैन डू। बस दूसरी चीज़ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि सेशन बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन बहुत सारे करने वाले हैं। मगर जिसने भी फिजिकल ज्योग्राफी मेरे से पढ़ रखी है ना, उसके लिए मैं सही बता रहा हूँ, आइसिंग ऑन द केक होने वाली है। इतना बढ़िया सेशन आपने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, ठीक है, इतना बढ़िया फाइनल टेस्ट देने वाला है। सो नो मैटर हाउ वी स्टार्टेड अवर जर्नी, आई नो द स्टार्ट वॉज रियली अमेजिंग, बट इफ वी टॉक अबाउट द एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, द एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली मेमोरेबल। एक काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग एनडीए की जर्नी ख़त्म करने वाले हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। पेपर आपका चाहे क्लियर हो या ना हो, बट यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक भैया आए थे जिन्होंने एनडीए की तैयारी को कुछ इस कदर ख़त्म करवाया, एनडीए जीईटी के सिलेबस कुछ इस प्रकार से ख़त्म करवाया कि लगा कि नहीं यार, पढ़ाई नाम की भी एक चीज़ होती है और इस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब फटाफट अपन सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सीडीएस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन इन इंडिया। भारतीय टाइम जोन के हिसाब से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर क्या है, देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए क्या यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आप सभी को पता होना चाहिए, 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ से हमारी लाइन पास होती है और इसी के हिसाब से हमने क्या करा है, पूरे इंडिया का टाइम सेट कर रखा है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोल रही है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। अब यहाँ पर ये क्या बात हुई यार, यदि आप इंडिया देखोगे, ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अरेबियन सी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, और यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दोनों के दोनों अलग अलग सी में है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का अलग अलग टाइम जोन होगा, नहीं। ऑलरेडी हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जो कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए सेम है, एंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप भी हमारी टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए इन दोनों के लिए डिफरेंट टाइम जोन नहीं है, ठीक है, सेम टाइम जोन है। सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट रीड करोगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी जो कि लंदन से पास करती है, उससे अपन बिहाइंड नहीं, ठीक है, हम आगे हैं, ठीक है, बिहाइंड नहीं, ठीक है, हम आगे हैं, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपने सीडीएस एग्जाम 2 2021 का सवाल एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ दिया। सवाल चैलेंजिंग होंगे, यदि मैं दोबारा बोल रहा हूँ यदि आपका वीक हार्ट है तो आप सेशन छोड़कर निकल जाओ। आखिरी के 2 दिन बचे हैं, यदि वीक हार्ट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेशन छोड़कर निकल जाओ। मेरा उद्देश्य यहाँ पर टाइम पास कराना नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं जो है, मेरी आइडेंटिटी आज मैंने बनाई है, ठीक है, वो मेरे काम की वजह से बनाई है, ठीक है। मेरी जो एज है ना, वो उसको आप ना ही देखो तो बेहतर रहेगा। आप सभी मेरे काम को देखकर यहाँ पर आते हो, आप काम की वजह से मेरे को कपिल भैया कंटिन्यूसली बोलते रहते हो, ठीक।
तो इसी काम की वजह से यार दूसरे प्लेटफॉर्म वाले चाहते हैं कि मैं वहाँ पर काम करूँ उनके लिए, बट यू नो इट वेरी वेल, वी आर वर्किंग फॉर योर वेलफेयर, ठीक है, वी आर वर्किंग टू गिव द ऑथेंटिक वर्क टू यू गाइस। समझ रहे हो आप मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप सभी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, ताकि हमारे पास अथॉरिटी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, और जो भी हम ड्रास्टिक चेंज लेकर आना चाहें, जो भी एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहें डिफेंस कोचिंग में, वो आप सभी के लिए दे सके। इसलिए वी आर यू नो स्टैंडिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आप सवाल के लेवल से समझ जाओगे यार कि कंटेंट किस लेवल का बना रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2012 में पूछा हुआ है। डोंट वरी, घबराना मत, आसान सवाल है। अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट, मतलब एक पर्सन है रेगिस्तान में अकेला खड़ा हुआ है रात में। यार अकेला खड़ा हुआ है यार, जंग की लड़ाई ना अकेली लड़ी जाती है भाई, याद रखना, ठीक है। आज आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर है, ठीक है, आप अकेले पर्सन हो जो शुरू से लेकर आखिर तक अपनी तैयारी करी। बिल्कुल यार, हमने आपको सपोर्ट करा, हमने आपको पढ़ाया, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। लोग बोलते हैं, एजुकेटर आकर बोलते हैं कि हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, मगर यार सही बताऊँ ना, मैंने भी सबसे टफेस्ट एनडी एग्जाम क्लियर करा है, नरेंद्र सर ने भी क्लियर कर रखा है, और बहुत सारे बच्चों का क्लियर करवाया भी। जंग अकेली ही लड़ी जाती है यार। क्लास ज्वाइन करना तो वो आपके ऊपर है ना, वो क्वेश्चन मतलब समय तो आप ही निकालोगे। आपके दोस्त का कॉल आएगा कि चला बाहर चलते मोमोज खाने, चला चाय पीने चलते हैं, चला घूमने चलते, गेड़ी मारने चलते, मना तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो स्ट्रगल हमेशा एक अकेला इंसान ही करता है, फिर जब सक्सेस मिलती है तो फिर आप सभी को पता है। तो डेजर्ट में एक अकेला बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, रात में, एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज विच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट। अच्छा, तो पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पर्सन है, अपन पर्सन बना लेते हैं, ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, और उसका जो गांव है वो 5 किलोमीटर ईस्ट में है, यहाँ पर ये उसका गांव है, ठीक है, बढ़िया। सो ऑफ द पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग, जहाँ से वो खड़ा है, ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन, मतलब उसको पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे वो डायरेक्शन फाइंड कर सके। बट ही लोकेटेड द पोल स्टार, मगर भाई को क्या मिल गया? पोल स्टार, ये है हिंट, उसको पोल स्टार मिल गया। द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक, सबसे कन्वीनियंट वे उसके घर जाने का, उसके गांव जाने का, वो क्या है? वॉक करके उसको जाना पड़ेगा। वो कैसे करेगा? ठीक है, डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, कहाँ उस डायरेक्शन में वॉक करेगा, या फिर डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार। पहली बात तो पोल स्टार होता क्या है, देखिए मैंने आप सभी को बताया था, सप्त ऋषि मैंने आप सभी को पढ़ाया था, सप्त ऋषि में 7 स्टार रहते हैं। उन 7 स्टार में से जो आखिरी के 2 स्टार हैं, यदि अपन बनाए आखिरी के 2 स्टार, एक स्टार ये और एक स्टार ये, 2 बनाए। अब यहाँ से यदि अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो बाद वाला है ना, ये बाद वाला जो स्टार है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार, इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। तो सर ये डायरेक्शन कैसे बताएगा? इस पोल स्टार को कहा जाता है नॉर्थ स्टार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार, ठीक है। अब यदि ये नॉर्थ स्टार है, ठीक है, यदि ये नॉर्थ स्टार है, जहां पर ये खड़ा हुआ है, इसने देख लिया कि ये नॉर्थ स्टार है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर खड़ा है, तो जस्ट इसके पीछे, ठीक है, जस्ट आप मानकर चलो यहाँ पर, जस्ट इसके पीछे ये साउथ होगा, ठीक है, या फिर थोड़ा इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आए, ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट हो गया, और ये यहाँ पर ईस्ट हो गया। अब आप एक बात बताओ, वो पर्सन यदि यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ईस्ट में जाएगा ना, बिल्कुल ईस्ट में इस तरफ जाएगा, क्योंकि उसका गांव ईस्ट में है। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, क्या इस तरफ जाएगा? डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार में तो वो नॉर्थ में पहुंच जाएगा, उसको नॉर्थ में जाना नहीं है। डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, तो अपोजिट में जाएगा तो साउथ में पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी उसको नहीं जाना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू द लेफ्ट, मतलब यदि वो इधर जाता है तो ये जो पोल स्टार है ये लेफ्ट में छूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? क्या बढ़िया सवाल है, ठीक है, चलो। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, इसमें से किसका एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है? देखिए यदि अपन गैसेस के कंसंट्रेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी गैस का देखने को मिलता है, तो उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन, 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन। मगर उन सभी को हटाकर बात करें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हटाकर बात करें, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ना, ये होगा आर्गन, ठीक है,
आर्गन यहाँ पर सही आंसर। इवन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा यहाँ पर आर्गन पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट? CAPF का क्वेश्चन है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन है, जो कि ऑफिसर का एग्जाम होता है, ठीक है। इनर प्लैनेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देखो यहाँ पर है भाई सन, ठीक है, ये है सन। अब यहाँ पर माई वेरी एलिगेंट मदर, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स, ठीक है। तो आप सभी को पता है सन और ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये जो अंदर जो जितने भी प्लैनेट आपको दिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे के सारे इनर प्लैनेट हैं। दे ऑल आर इनर प्लैनेट। तो यहाँ पर बिटवीन प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, ठीक है, सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। काफी बढ़िया सवाल है, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स द ड्यूरनल वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू, ठीक है, मतलब ड्यूरनल वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू। देखिए मैं आप सभी को वेदर में अपने को बताना है इन मिड लैटिट्यूडनल रीजन। ओके, देखिए ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का यहाँ पर ये आप सभी को एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, पता है आप सभी को। ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसे जैसे आप इस एटमॉस्फेयर की ऐसे हाइट पर जाओगे, जैसे आप हाइट बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। मतलब 1 किलोमीटर की हाइट पर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो आपकी पहली लेयर है, जिसको आप प्यार से बोलते हो ट्रोपोस्फियर, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो? ट्रोपोस्फियर, ये हीट होती है, ठीक है। और ये जो हीट हो रही है, ये हीट हो रही है एक वर्टिकल प्रोसेस की वजह से, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये वर्टिकल है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी प्रोसेस जो कि क्या करती है, जो कि हॉरिजॉन्टल हीटिंग करवाती है, हॉरिजॉन्टल हीटिंग करवाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडवेक्शन। दिस इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो यहाँ पर एडवेक्शन क्या है? इन मिड लैटिट्यूड रीजन द ड्यूरनल वेरिएशन, द ड्यूरनल वेरिएशन इन वेदर, ठीक है, वेदर में जो ड्यूरनल वेरिएशन आता है वो किसकी वजह से होगा? तो जो मिड लैटिट्यूड रीजन है, ड्यूरनल वेरिएशन का मतलब है डे और नाइट, ठीक है। डे और नाइट में जो वेरिएशन आता है वेदर में, ये आता है एडवेक्शन की वजह से। तो मैंने आपको एडवेक्शन का मतलब भी समझा दिया, एडवेक्शन की प्रोसेस भी बता दी, ठीक है, और यहाँ पर समझा भी दिया कि एडवेक्शन कैसे कन्वेक्शन से अलग है, ठीक है। 1 मिनट रुको। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बढ़िया सी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है इसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं डाला है मैंने, डायरेक्टली इसको बता दिया है कि द थ्योरी इनिशियली प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत ने बनाई थी, और इसको मतलब रिवाइज किसने करी थी? लैपलेस। पूरा नाम मत याद करो, लैपलेस याद कर लो। इस थ्योरी ने ये बोला था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है और उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो एक बड़े से रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस से मिलकर बने हैं, जिसको नेबुला बोलते हैं। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे मिलकर बने हैं? रोटेटिंग क्लाउड से मिलकर बने हैं, जिसको अपन नेबुला बोलते हैं। पहले क्या बोला कि ये जो नेबुला है ये खुद की ग्रेविटी में क्या टूटना चालू हुआ, टूटना चालू हुआ एंड स्पिन फास्टर, और ये गोल गोल घूम रहा था, फ्लैटनिंग इनटू अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो नेबुला है, पहले इसने क्या बनाया? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप क्या बोलोगे? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक प्रोसेस हुई जिसको बोलते हैं एक्रीशन। मतलब टूटने के बाद, कोलैप्स होने के बाद डिस्क बनाई, फिर एक्रीशन हुआ। एक्रीशन का मतलब क्या होता है कि इस डिस्क के अंदर डस्ट एंड गैस पार्टिकल एक साथ कोलाइड हुए और आपस में आकर एक बड़ी सी बॉडी बनाई, जिसको प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। अभी भी प्लैनेट्स बने नहीं, डिस्क के बाद यहाँ पर क्या बना? प्लैनेटेसिमल बने, जिसको एक्रीशन कहा जाता है। अब देखो ये जो प्लैनेटेसिमल है धीरे धीरे करके कोलाइड हुए, एक्रीट हुए, और इवेंचुअली इन्होंने क्या बना लिया? प्लैनेट्स बना लिया। इस प्रकार से बनता है।
अब यदि अपन डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो इनर रीजन है इसी डिस्क का क्लोजर टू द सेंट्रल स्टार वेयर हॉटर अलाउइंग ओनली रॉकर एंड मेटेलिक मिनरल टू कंडेंस। यदि इसी का यदि अपन बात करेंगे ना, ये जो बीच का डिस्क का बीच वाला है ये काफी गर्म है, ठीक है, दिस इज हॉट एंड द आउटर रीजन वर कूलर, और ये जो आउटर रीजन है ये है कूल, ठीक है, दिस वाज कूल अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ आइसी एंड गैसेस बॉडीज। तो जितनी भी रॉकी बॉडीज हैं वो सेंटर पर बन रही थी और जितनी भी गैसेस और आइसी बॉडीज है वो आउटर में बन रही थी। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, बढ़िया सर। सीडीएस एग्जाम 1 2018 का क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। देखो जैसे ये वॉल्केनो है, ठीक है, ये आप सभी को वॉल्केनो दिख रहा है, इसके अंदर से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। यदि ये लावा अंदर सॉलिडिफाइड हो रहा है तो उसको इंट्रूसिव वॉल्केनो बोलेंगे, बाहर हो रहा है तो उसको एक्सट्रूसिव वॉल्केनो बोलेंगे। यदि बाहर सूख रहा है, ठीक है, इसका लावा बाहर आकर सॉलिडिफाइड और लिक्विफाइड हो रहा है तो हम इसको एक्सट्रूसिव वॉल्केनो बोलेंगे। तो ये जो एक्सट्रूसिव वॉल्केनो है ये किस माउंटेन में पाया नहीं जाता, तो आंसर इज हिमालय, ठीक है, हिमालय अपन को पता होना चाहिए, बढ़िया। Which one of the following statement with regard to winter solstice is correct? अच्छा, विंटर सोल्स्टिस के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है भाई, बता देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, आप सभी को दिख रही है, दिस इज अर्थ। अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर क्या आ रही है, सन की रेज आती है, ठीक है। ये आप सभी सबसे पहले क्या करो, बीच में इक्वेटर बना लो, सर ये इक्वेटर है, ठीक है। सन की रेडिएशंस यदि सारी की सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, अपन नदन हेमिस्फीयर में, ठीक है, बेसिकली वी आर टॉकिंग इन नदन हेमिस्फीयर में, नदन हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नदन हेमिस्फीयर में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सोलार एक्लिप्स, ठीक है, वो समर सॉल्स्टिस, सोलार एक्लिप्स बोल रहा हूँ मैं, समर सॉल्स्टिस, इसको बोलेंगे समर का सॉल्स्टिस, ठीक है। मतलब कि नदन हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मगर यही, सुनना मेरी बात, यही जो रेडिएशंस है, ठीक है, यदि कहाँ पर रेज नीचे पड़ रही हैं तो नदन हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, नदन हेमिस्फीयर में हो जाएगा विंटर सोल्स्टिस। क्यों, क्योंकि नदन हेमिस्फीयर में तो रेज गई नहीं ना, सन की रेज गई नहीं। तो आप एक बात मेरे को बताओ, सन की रेज यदि वहां पर गई नहीं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर तो डार्कनेस होगी ना, यहाँ पर तो डार्कनेस होगी, बिल्कुल सर। विंटर सोल्स्टिस का मतलब, अब मैं आपको बताऊं ना, विंटर सोल्स्टिस का मतलब ये होता है जो रात है वो बड़ी और दिन सबसे छोटा। तो ये जो ऊपर है एकदम टॉप पर, नॉर्थ पोल जो है, ये तो एक्सपीरियंस करेगा 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि सारी की सारी रेडिएशन तो यहाँ आ गई, और ये वाले को तो विंटर सोल्स्टिस बोलेंगे नदन हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका ऑपोजिट। और जिसको भी ये बढ़िया तरीके से समझना है तो प्रॉपर एकदम बेसिक से लेकर, ठीक है, क्या होता है सोल्स्टिस से लेकर कैसे अलग अलग हेमिस्फीयर में वेरी करता है, ये सब मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लैटिट्यूड्स आर ट्रू। अच्छा, लैटिट्यूड्स के रिगार्डिंग, लैटिट्यूड्स मतलब कि ये अर्थ है और हमारी ये जो लेटी हुई लाइंस रहती हैं इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विद लैटिट्यूड, एकदम सही बात है यार, बारिश, तापमान और वेजिटेशन ये लैटिट्यूड विद लैटिट्यूड वेरी करता है, ये बिल्कुल वेरी करेगा। द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड, सही बात है यार, दिन बड़ा और रात छोटी, ठीक है, या फिर दिन छोटा और रात बड़ी, ये मतलब लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है ये भी काफ़ी बड़ा मेन रोल उसको इम्पैक्ट करने में प्ले करता है। क्योंकि आप एक बात बताओ, सन की रेडिएशन यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी तो वो वाला रीजन गर्म होगा, अब गर्म होगा तो दिन बड़ा बनेगा, तो मतलब समर सोल्स्टिस। वही ऑन द अदर हैंड आप देखोगे लोअर लैटिट्यूड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंटर सोल्स्टिस। अब जब नीचे पड़ेगा तो यहाँ पर समर सोल्स्टिस, ऊपर क्या हो जाएगा, विंटर। तो बिल्कुल यहाँ पर लैटिट्यूड भी काफ़ी बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एकदम सही बात है। जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड में, और इंडिया की जो मेन टेरिटरी है उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो कितने करेक्ट आंसर है, कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तीनों की तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट, चंद्रमा के रिगार्डिंग हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यार देखो एक बात मैं आप सभी को बताऊँ ना, सिर मेरा एकदम फट रहा है, दुख रहा है बहुत गंदी तरीके से, ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर कोई मजाक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बाकी
मेरी आदत नहीं है ऐसे पढ़ाने की, ठीक है। मैं हमेशा काफ़ी इंटरटेनिंग मैनर में पढ़ाता हूँ, काफ़ी एकदम आवाज़ तो आपको अभी भी काफ़ी बढ़िया ही आ रही होगी, मगर थोड़ा आपको लग रहा होगा हेडेक है यार, इसलिए बस कोई नहीं। बाकी कोशिश करूँगा बीच बीच में चीज़ें लेकर आऊँ आप सभी के लिए ठीक है। चलो, द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट, हमको करेक्ट बताना है। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, तो पहली बात तो इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड का मतलब है जो जलता हुआ पार्ट रहता है, ठीक है। जलता हुआ पार्ट मतलब जो शाइन करता हुआ पार्ट है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, उसको इल्यूमिनेटेड बोलते हैं। तो ये जो जलता हुआ इल्यूमिनेटेड पार्ट है, ये पार्ट इंक्रीज हो जाता है आफ्टर एवरी डे ऑफ न्यू मून डे। तो आप एक बात बताओ, जो न्यू मून है, ठीक है, न्यू मून, न्यू मून का मतलब क्या होता है? नो मून। आपकी नई साइकिल आई, आप सबको मना करोगे बाइसाइकिल, भाई मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, और उसके एक वीक बाद पूरा मोहल्ला चला रहा है। तो वही है न्यू मून मतलब नो मून। तो न्यू मून मतलब नो मून, इसके कुछ समय बाद फुल मून भी आएगा। तो फुल मून कब आएगा? जब इल्यूमिनेटेड पार्ट धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका साइज बड़ा होते जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? आफ्टर द फुल मून डे। अच्छा, फुल मून डे आ गया मतलब मून पूरा दिख रहा है। जो सनलिट पार्ट है, सनलिट पार्ट का मतलब भी यही है, जो मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पर सन की रोशनी पड़ रही है, मतलब जलता हुआ पार्ट, शाइन करता हुआ पार्ट, वो क्या है? वो डिक्रीज होगा। तो बिल्कुल डिक्रीज होगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। न्यू मून और फुल मून का कंसेप्ट था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यू मून इज, ठीक है, क्या होगा? देखो भाई, दो कंसेक्यूटिव न्यू मून के बारे में पूछ रहा है। तो पहला यहाँ पर न्यू मून हुआ, अब इसके अप्रोक्सीमेटली 15 दिन बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुल मून हो जाएगा। अब इसके अप्रोक्सीमेटली 15 दिन बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यू मून हो जाएगा। तो वो तुमसे दो कंसेक्यूटिव न्यू मून के पूछ रहा है, एक ये एक ये। तो 15-15 क्या हो जाता है? 30। मगर मैं आपसे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली द आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर बी, 29.5। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। एट विच प्लेस अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकम हॉरिजॉन्टल। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड पता है हॉरिजॉन्टल कहाँ पर हो जाती है? ये जो इक्वेटर है ना, यहाँ पर एक और इक्वेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, और जो ऐसी लाइन बनी है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक इक्वेटर के पास जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है। चलिए बढ़िया। अ सडन फॉल ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, मतलब बैरोमीटर में एकदम से जो मर्करी है वो कम हुआ है, ठीक है। बैरोमीटर का मतलब आप सभी को पता है, बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? यार तुम लोग बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? मतलब मजाक वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, गाना वगैरह नहीं गा रहा हूँ, सिर दुख रहा है यार इसलिए, सही में। नहीं तो आप समझ सकते हो यार आप, ठीक है। मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तो मैं सेशन कैंसिल करके शाम को लेकर आ जाता। कमिट करा है कि अर्ली मॉर्निंग 11 साढ़े 11 बजे मेरा सेशन चले। मैं ऐसे ही बताऊँ ना, बैच के स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने अभी ग्रुप पर मैसेज डालकर पूछा, ठीक है, कि सेशन को सिंगल पार्ट में रखूं या डबल पार्ट में। मतलब डबल पार्ट में इसलिए क्योंकि सेशन लंबा चला जाएगा, 100+ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो एक पार्ट में 12 तारीख को कर देता हूँ और दूसरा 13 तारीख को। पोल डाला मैंने वहाँ पर कब रखना चाहिए, तो सभी ने आंसर करा 1 शॉट रख दो भैया, सेपरेट मत करो, 1 शॉट कर दो। ऑनेस्टली मैं तुमको बताऊँ ना, सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ में कलम है, झूठ नहीं बोल रहा। यदि बच्चे नहीं बोलते ना कि 1 शॉट मत करो, कसम से बोल रहा हूँ, मैं सेपरेट करने वाला था। सही में मैं सेपरेट करने वाला था, क्योंकि मेरी आंखें दुख रही थी, सर दुख रहा था। मैं आई वॉज अबाउट टू मेक इट सेपरेट, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया 1 शॉट रखो ना कुछ बेचारों ने सोच समझ के बोला होगा। मैंने कहा यार इतना मेहनत करी उन लोगों के लिए, आखिरी में दे ही दो 1 शॉट। करता सब करवाऊंगा, मैंने कहा सारे सवाल करवाऊंगा, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डबल स्लाइड ओपन करूंगा। ये वाली स्लाइड में 46 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाद एक और स्लाइड ओपन करूंगा, ठीक, सब आपके लिए है यार, ठीक है। सडन फॉल ऑफ मर्करी, देखो इसका कंसेप्ट मैं आप सभी को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। देखो बैरोमीटर है क्या, ठीक है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जो कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो आप एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ये जो बैरोमीटर है ये क्या कर रहा है, कम रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पर जो प्रेशर है वो कम है। बिल्कुल सर, प्रेशर यहाँ पर कम है, मगर किसी और जगह तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, किसी और जगह तो प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो आप एक बात बताओ, अब जहां पर प्रेशर ज्यादा है ये है हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर से विंड्स आएंगी, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, बिल्कुल आएंगी, विंड्स आएंगी। तो अब आप एक बात मेरे को बताओ, जब विंड्स आएंगी तो वहां पर एकदम स्टोमी वेदर हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आया? बैरोमीटर कम हुआ, इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होगा तो विंड्स आएंगी, मतलब स्टोमी वेदर। बढ़िया, आपने यूकेपीएससी मेंस 2002 का सवाल कर लिया है, ठीक है, बढ़िया। टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडोज, ठीक है, टॉर्नेडोज की इंटेंसिटी को मेजर करना है। सर ये तो हमारे सर ने पढ़ा ही नहीं, अरे मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडोज वी यूज फुजिटा स्केल, फुजिटा स्केल का यूज करते हैं। सर तो हरिकेन को मेजर के लिए क्या करता है, ये आ गया क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2016 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज्ड टू मेजर द डैमेज बाय हरिकेन। तो हरिकेन्स को आप ये कर लेना सैफिर सिम्पसन स्केल, ठीक है। याद करने की ट्रिक बताऊं, आपने संजू सैमसन नाम के एक प्लेयर हैं, काफ़ी रेपुटेड प्लेयर है, ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है। उनका एक बार डाउनफॉल चल रहा था, ठीक है, उनका एक बार डाउनफॉल चल रहा था। तो जब उनका डाउनफॉल चल रहा था ना, तो संजू सैमसन वॉज दैट प्लेयर कि ही वॉज ट्राइंग टू हिट ऑन ईच एंड एवरी बॉल। तो बैक टू बैक वो 3 बार आउट हुए थे, जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक। क्योंकि और लोग बोल रहे थे इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, जल्दीबाजी करने को बोलते हरी करना। तो वहीं से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, सैमसन हरी मतलब हरिकेन का डैमेज जो हुआ है उसको मेजर करने के लिए सैफिर सिम्पसन स्केल का यूज करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया सर। ये क्वेश्चन मतलब लेस एक्सपेक्टेड है, उतने ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी डाल दिए। टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह आते हैं, मगर यदि अपन बोले टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो देखो यार, टॉर्नेडो अलग चीज़ है, पहली बात तो मैं बोलूँगा, और ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग चीज़ है, इसको हटाओ, ठीक है, ट्रॉपिकल हटाओ, और टॉर्नेडोज अलग चीज़ है। टॉर्नेडोज काफ़ी खतरनाक होते हैं। साइज़ के बारे में यदि अपन बात करें ना, देखो साइज़ का रिस्पेक्ट से बात करें, साइज़ में सबसे छोटा होता है टॉर्नेडो, उससे बड़ा ट्रॉपिकल, उससे बड़ा टेम्परेट, सबसे खतरनाक टॉर्नेडो। जो साइज़ में सबसे बड़ा, टेम्परेट साइज़ में सबसे बड़ा है, वो सबसे ढीला है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करता है वो। तो टॉर्नेडोज ज़्यादा कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, कैरिबियन सी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नीचे वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू जनरली एसोसिएट विद टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, यूएसए, ठीक है, कहाँ पर, यूएसए में होते हैं, बढ़िया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोर ससेप्टेबल टू टाइफून साइक्लोन। ससेप्टेबल का मतलब होता है विक्टिम, ठीक है, अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, विक्टिम, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है, द आंसर इज गोइंग टू बी टाइफून, मतलब टाइकून, बड़े बड़े ऐसे ट्रिक से याद करवाया मैंने, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कहाँ पर होते हैं, चाइना, ठीक है। तो चाइना सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यस सर। मूविंग अवे फ्रॉम द सी, मूविंग अवे फ्रॉम द सी, फोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीजेस। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, लार्ज सी सरफेस से लेता है, और उसको टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ये कंडीशन कुछ है। तो वो जितना सी से दूर जाएगा उतना ही फोर्स उसका डिक्रीज होगा, बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एक्चुअली existing because of the sea surface only, from there only it is getting the energy. So if it would go away from the energy surface, it is not going to exist anymore. आप नीचे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे एकदम क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, जो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कंडेंसेशन, मतलब मॉइस्चर के कंडेंसेशन के फॉर्म में आती है ना सी सरफेस से, वहां से लेता है, क्योंकि विंड गैदर करती है आफ्टर मूविंग ओवर द ओशन, ठीक है, जो कि ओवर द ओशन जब विंड चलती है वो इकट्ठा करके साइक्लोन को देती है। अब यदि तुम अवे फ्रॉम द सी जाओगे तो ये डिक्रीज होगी, बिल्कुल। तो दोनों स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं,
एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज एकदम फाइन एंड फैंटास्टिक। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, बिली बिली मैंने क्या बोला था, जैसे कैट बिल्ली, ठीक है, ऐसे लोग आपको ऑस्ट्रेलिया में देखोगे वैसे ही दिखते हैं। तो ए का 2। हरी जल्दबाजी कहाँ पर होती है भाई? जल्दबाजी पता है, यूएसए की यूएस की जो रूटीन है वो काफ़ी जल्दी है, लोग काफ़ी जल्दी में रहते हैं। तो हरी मतलब यूएसए, टाइफून मतलब चाइना याद करवाया, और ये बैग हुए मतलब सी। मैं अब आप ही टिक कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अवर प्लानिट। देखो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, टोटल यदि 100% वाटर है ना, तो 2.5% जो है ये क्या है, फ्रेश वाटर। ठीक है, इतना है फ्रेश वाटर। और जो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर पहले नंबर पर है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है ग्लेशियर्स के फॉर्म में। तो कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर मतलब परमानेंट आइस के फॉर्म में। बढ़िया। अब यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आई कैप्स एंड ग्लेशियर। सर इसने तो जो ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में पूछा वो तो गिवन कर दिया कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर की तरह एग्जिस्ट करता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर मतलब इसके अलावा जो बचा हुआ फ्रेश वाटर है उसमें से ज़्यादा प्रपोर्शन किसका है? बढ़िया यार। तो पहले नंबर पे अभी अपन ने क्या देखा? पहले नंबर पे अपन ने ग्लेशियर देखा। अब ये पूछ रहा है इसके बाद कौन है? इसके बाद पता कौन है? इसके बाद आता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, इसके बाद आता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर आप देख लो, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्या बढ़िया सवाल था। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू दी वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ consider the following statements. Gentlemen, just look at the question carefully. आप क्वेश्चन को देखो, महसूस करो। The amount of water in rivers and lakes is more than the amount of ground water. अपन बेसिकली फ्रेश वाटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में मोल्ड भी कर दोगे तो मैं ये क्वेश्चन को बनाऊंगा तो यहाँ पर फ्रेश वाटर कर दूंगा। तो आप एक बात बताओ, पता ये जो सेकंड है ना, इसके बाद फिर क्या आता है? रिवर्स आती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लेक्स आते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है वो रिवर्स और लेक्स में ज़्यादा है देन ग्राउंड वाटर। ये तो गलत है यार, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ इनएप्रोप्रिएट। बट इफ़ यू रीड द सेकंड स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब ग्लेशियर में ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी तो पता है ग्लेशियर में ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है, तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपसे करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट मतलब कि ओनली टू ऑप्शन नंबर 20 एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, समझ में आया सभी को? यार सुपर 30 ये जो मूवी है ना, मैं सही बता रहा हूँ, एक इमोशन है। काफ़ी बढ़िया मूवी लगती है यार मेरे को। मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ ये वाली मूवी से, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। ठीक, मतलब देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ ना, आखिरी मोमेंट चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो जा रहा होगा, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6th क्लास से एनडी की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, कुछ RIMC से हैं, कुछ RMS से हैं, कुछ सैनिक स्कूल से हैं, कुछ मिलिट्री स्कूल से हैं, कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल से हैं। ठीक है, और हम तो एक सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा तो उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे माँ बाप तो फौज में भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल लग रहा होगा सर, और ये भी नहीं लग रहा हो तो हमने इतनी मेहनत करी है, हम कैसे निकालेंगे पेपर? यार मैं हमेशा बोलता हूँ, फौज में ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट वेयर यू वॉन्ट टू गो दैट मैटर्स अ लॉट। शेरशाह में देखा है ना पिक्चर, ठीक है, क्या उनके जो फादर थे विक्रम बत्रा सर के, क्या वो कोई फौज में थे? क्या नहीं, नॉर्मल व्यक्ति थे वो जो अपनी जॉब कर रहे थे, मगर उन्होंने कितना बड़ा काम करा कारगिल के ऊपर आके। समझ रहे हो यार? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यू सी, ठीक है, यू लुक एट माई कम्युनिकेशन स्किल, यू नो इट वेरी वेल, द वे आई मेंटेन माई पर्सनैलिटी, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, बट लेट मी टेल यू गाइज, आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। ठीक है, 12th क्लास तक आई वॉज लिविंग इन अ विलेज। प्राउडली बोलता हूँ, ठीक है, प्राउडली एकदम। कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि शहरी लौंडे, ये वो फ्लेक्स करना, ये करना, वो करना, जेंजी की आदत होती है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑथेंटिक एंड ब्लंटली से आई कम फ्रॉम अ विलेज। 12th तक, अभी मैं जब 2-2.5 साल से ये पढ़ाना चालू करा ना, देन आई लेफ्ट माई विलेज एंड
स्टार्टेड लिविंग इन अ सिटी। ठीक है, सारा सेटअप यहाँ पर शिफ्ट करा क्योंकि वहाँ पर क्लासेस वगैरह लेना, बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, लोगों का आना जाना रहता है, तो पॉसिबल नहीं है क्लास लेना, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू शिफ्ट देयर। तो समझ रहे हो आप, कमिंग फ्रॉम देयर, इफ आई कैन डू दिस, इफ आई कैन मेंटेन माई सेल्फ इन दिस मैनर, सो वाई कांट यू। ठीक है, मैं अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग माई सेल्फ। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ, बिकॉज ऑफ विच यू कैन गेट द इंस्पिरेशन एंड यू कैन ऑल्सो बिकम बेटर देन मी। मेरे से बेहतर बनो आप और काफ़ी बढ़िया फोड़ो, काफ़ी आगे जाओ। ठीक है, मेरे लिए सबसे बढ़िया मोमेंट क्या होगा, आप मेरे को कॉल लेटर दिखाओगे अपना, सर आपने बोला था, मेरे को याद है। ठीक है, समझ रहे हो, दिस मोमेंट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। डरना अरना नहीं है भाई, क्या डरना है, यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, यू आर माई स्टूडेंट, डरने की दिक्कत नहीं है, डरना कोई नहीं है। when you are entering into the exam center, each and every footstep of yours must define your utmost confidence. ठीक है, there must be the clarity in the mindset. अभी रिसेंटली नरेंद्र सर ने लाइन डाली थी ग्रुप के ऊपर कि यदि तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो किसका होगा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा यदि क्लियर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, यदि तुमने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है। मेरे को फॉलो करा, नरेंद्र सर को फॉलो करा, तुम्हारा नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। क्यों? कि वी नो व्हाट वी हैव टॉट यू। ठीक है, वी हैव फेथ ऑन अस। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव फेथ ऑन यू। ठीक है, देखते आ रहे हैं भाई, 3-4 महीने से देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी कर रहे हो आप लोग। वी हैव बीन वॉचिंग यू राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, द वे यू हैव बीन हसलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which one of the following is depositional landform? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म CDS एग्जाम 1 2014 में पूछा हुआ है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा? देखो, स्टैलेग्माइट जो है ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। कौन बनाता है? ग्राउंड वाटर। लेपीज भी क्या एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, मतलब व्हेन द लाइमस्टोन इज बीइंग ईटन अवे बाय द ट्रेंचेस एंड पिट्स दे फॉर्म लेपीज। लेपीज कैसे बनते हैं? ऐसे, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंक होल्स ये भी इरोजनल है। ठीक है, सिंक होल्स। केव जो है ये डिपोजिशनल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, दोबारा यहाँ पर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में क्या पूछा हुआ? एलुवियल फेंस क्या है? आप देखो, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर सी है। ठीक है, तो इस पहाड़ से, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, लोड जो है, ठीक है, लोड वो ऊपर से आ रहा है नीचे, और यहाँ पर वो फिर जमा हो जाएगा ऐसे, क्या, कोन बनाकर, क्योंकि एकदम से ये जो स्लोप है ये काफ़ी स्टीप है, और जो नीचे वाला है ये जेंटल है। ऊपर वाला स्टीप है, नीचे वाला जेंटल है। तो अब ये जो एलुवियल फेंस है, ठीक है, ये कहाँ पर बना? माउंटेन के एकदम फुट हिल्स पर बना। तो माउंटेन का फुट हिल्स A का 4, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब वी शेप्ड वैली कहाँ बनेगी? माउंटेन एरिया में बनेगी भाई, वैली, घाटिया। डेल्टा, डेल्टा मतलब कि कहाँ बनता है? ये सी है। ठीक है, नदी आने के पहले क्या हो रही है? ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो जा रही है। ये आई, ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गई, कोर्स लेकर आई, डिपोजिट करा, ऐसे बन गई। तो कोस्ट पर आकर हुई ना, डेल्टा का ये सेकंड। ठीक है, सी का 2, ये आंसर नंबर ये। ऑक्सबो लेक्स क्या है? लो रीचेस ऑफ द रिवर। बढ़िया। दोबारा एक और क्वेश्चन है, NDNA एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा हुआ है। ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या बनाते हैं? ग्राउंड वाटर बनाते हैं लेपीस। अभी मैंने आप सभी को बताया, तो बी भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। रनिंग वाटर क्या बनाते हैं? या रनिंग वाटर बनाते हैं प्लंज पूल। ठीक है, अभी बताया था, रनिंग वाटर प्लंज पूल बनाता है। प्लंज पूल मतलब कि ये गड्ढा है, इसमें कुछ मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी गड्ढे में क्या होगा? इसी गड्ढे में आएगा पानी, और जैसे ही पानी जाएगा तो यहाँ पर एब्रेशन ऑफ रॉक होगा, मतलब पूरा सर्कुलर मूवमेंट होगा, और ये उठाकर फेंक देगा पूरे पानी को, और यहाँ पर प्लंज पूल बन जाएगा। समझे? बढ़िया सर। अब यहाँ पर देखो, ग्लेशियर क्या बनाता है? हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब पता क्या है? द हाईएस्ट पीक, जो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक, जेनिथ जो बनता है, वो ग्लेशियर बनाता है। विंड, पलायास। अब पलायास क्या होता है? देखो, जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में कुछ कम गहरे लेक्स होते हैं, ठीक है, जो कि जहाँ पर काफ़ी इवेपोरेशन होता है, उनको पलायास बोलते हैं। तो अब देखना जरा, A का 4 और B का 1, A का 4 और B का 1, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोस्टल इरोजनल फीचर। तो इरोजनल फीचर हमको बताना है कौन कौन से। तो जो नॉच है ये इरोजनल है, सी आर्क है ये इरोजनल है, क्लिफ ये इरोजनल है, जो हुक है ये डिपोजिशनल है। तो हमको इरोजनल बताना है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये नीचे जितने भी लिखे हुए हैं ना, बीचेस, सैंड ड्यून्स, स्पेट्स, बार, टॉम्बलोस, बेरियर आइलैंड, मड फ्लैट्स, ठीक है, कोस्टल वेटलैंड, साबखा, ये ऐसे ही करके आप ऐसे दिमाग में रखो, ये सारे के सारे ना डिपोजिशनल फीचर है, ये सारे के सारे डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है, चलिए। अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप। डीप वैली क्या बोलेंगे? यदि सीधे ऐसे वैली होती तो आप इसको क्या बोलते हैं? आप इसको गॉर्ज बोलते हैं। मगर ये जो वैली है, ये वैली कैसी है? ऐसी है, और इसका जो स्लोप है वो कैसा है? स्टीप स्टेप लाइक। तो इसको मैंने क्या नाम बताया था? इसको बोला था कैनन्स बोलना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CDS एग्जाम 1 2014 काफ़ी नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है, ये हाई लेवल की। क्या बोल रहा है कि वेदर्ड रॉक विद चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वेदर्ड रॉक का मतलब जो टूटे हुए रॉक्स रहते हैं ना, डिसइंटीग्रेटेड एंड डीकम्पोज रॉक्स रहते हैं, उनको सेप्रोलाइट कहा जाता है। बिल्कुल ये एकदम सही है, उनको सेप्रोलाइट कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेशन बाय डीप वेदरिंग, मतलब जो डीप वेदरिंग मतलब टूटने की वजह से, हैवीली वेदरिंग की वजह से जो लैंडस्केप का फॉर्मेशन होता है। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडफॉर्म्स डेवलप होकर लैंडस्केप बनाते हैं, विच इज फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग ऑफ सेप्रोलाइट। ठीक है, सेप्रोलाइट की स्ट्रिपिंग की वजह से होता है, इसको एचिंग कहा जाता है। क्या? बिल्कुल। आपको पता है ये जो सेप्रोलाइट ना, ये केमिकल वेदरिंग में होती है, याद रखना। सेप्रोलाइट केमिकल वेदरिंग में होती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सोलर सिस्टम इज आर करेक्ट? ठीक है, CAPF के पेपर में पूछा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? वीनस एंड यूरेनस रोटेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए जो अर्थ का डायरेक्शन है रोटेशन का, वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और सही बता रहा हूँ, ये जो पूरे के पूरा प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम, उसमें दो प्लैनेट ऐसे हैं, वीनस और यूरेनस। ये अर्थ का जो रोटेशन का डायरेक्शन है ना, उसके एकदम ऑपोजिट ये रोटेट करता है। तो ये एकदम सही है। वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। क्या ये सही है? अपन देखते हैं। ये है सन, फिर क्या? माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व एस नूडल्स। तो अर्थ कहाँ पर है? अर्थ ये है, और तो यहाँ पर वीनस क्या इसके सबसे नियरेस्ट है क्या? कभी भी ये चीज़ पढ़ाता हूँ तो हर बार बोलता हूँ कि ये जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू होता है SSB में, तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, एंड वीनस इज द करेक्ट। ठीक है, एकदम सही है, वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट। तो बोथ आर करेक्ट। बढ़िया सर। अब यहाँ पर देखिए, द अर्थ विदाउट रोटेशनल मोमेंट वुड रिजल्ट इनटू। CDS के पेपर में पूछा हुआ है सवाल कि अर्थ यदि रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? नो सनराइज एंड सनसेट। यार एकदम सही बात है, लिखा है। सनराइज और सनसेट कैसे होगा यार? अर्थ रोटेट ही नहीं कर रहा है तो सनराइज और सनसेट कैसे होगा? एकदम सही है। ठीक है, नो अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट साइकिल। डे एंड नाइट साइकिल नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ओनली वन सीजन। ठीक है, सिर्फ एक ही सीजन। भाई एक बात बताऊं, ये जो रोटेशन है ना, रोटेशन का कोई लेना देना नहीं है सीजन से। ठीक है, सीजन का लेना देना है रेवोल्यूशन से। तो ये गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया। Which one of the following statements about डायस्ट्रोपिज्म is correct? ठीक है, डायस्ट्रोपिज्म के रिगार्डिंग। तो देखो, डायस्ट्रोपिज्म के रिगार्डिंग मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी। जो डायस्ट्रोपिज्म है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। क्या? दो चीज़ें कौन कौन सी? एक आता है माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, माउंटेन का बनना। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा आता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे। माउंटेन बिल्डिंग को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ओरोजेनिक मोमेंट। और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? एपियरोजेनिक। ठीक है, यही बोलते हैं, सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया है। ठीक है, तो ये डायस्ट्रोपिज्म जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी टाइम लेती है। सो द फोर्स मे बी स्लो एंड ग्रेजुअल
दैट दे पास अननोटिस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक आप इनको नोटिस नहीं कर सकते हो यार, एक दिन में माउंटेन थोड़ी ना बन जाए। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप लेवल देख रहे हो कंटेंट का, हाँ लेवल देख रहे हो आप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एम फॉर, दिस इज व्हाट आवर मेंटालिटी ब्रिंग्स अस। चलो, द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, मतलब जो लाइट है, सनलाइट आती है सूर्य से पृथ्वी तक, वो कितना समय लेती है? वो लेती है 8 मिनट 20 सेकंड कुछ, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, CISF AC के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, UPSC CSE प्रीलिम्स 2011, ठीक है। अब ये सवाल करके आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, बिल्कुल इनको प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है, क्योंकि जब मतलब इनर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके जितने भी डेब्रीज हैं उससे फिर ये बने थे। While comets are formed by frozen gases held together by rocky and metallic material, एकदम सही है, सही है। तो वन जिसमें नहीं आ रहा है वो हटाओ, पहले एलिमिनेशन करना, हटा दिया। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, मतलब जुपिटर और मार्स के बीच में जो होते हैं उनको एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है क्या? तो माई वेरी एलिगेंट मदर, जस्ट, तो मार्स और बीच यही होता है। मगर आप एक बात बताओ, कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, क्या वीनस और मरकरी के बीच में कॉमेट पाया जाता है? इतना पार्ट तो सही है, मगर इतना पार्ट गलत है ना, गलत है यार। कॉमेट्स शो अ परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कॉमेट्स हैं वो टेल शो करते हैं, ठीक है। कॉमेट्स टेल शो करते हैं जब वो हेड सन के पास आते हैं। कॉमेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेलीज कॉमेट और एक होता है लिवियास कॉमेट। जो हेली है ये 76 ईयर्स में पहली बार दिखता है, ठीक है। तो थर्ड वाला भी सही है, तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 एब्सोल्युटली करेक्ट। काल्डेरा आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनो, कैसे याद कराया था आप सभी ने? क्या देखी है? क्रिश 3, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है काल। तो जो काल है भाई काफ़ी खतरनाक है, ठीक है, एक्सप्लोसिव। मतलब काल को मारने के लिए क्रिश की हवा टाइट हो गई थी, मार दिया था इवेंचुअली, वो सही है, मगर खतरनाक तो था भाई, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, देखो ये है, आप सभी को बता रहा हूँ, ये है अपर, ये है क्रस्ट, ठीक है, ये है मेंटल और ये है कोर। तो मेंटल का ये जो अपर मेंटल का पार्ट है ना, आप इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, समझ रहे हो? इसमें क्रस्ट भी आ रहा है तो ये गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख रहे हो, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, ठीक है। इट इज द वीकेस्ट जोन ऑफ द अपर मेंटल फ्रॉम वेयर द मैग्मा मेक्स इट्स वे टू द सरफेस, जहां से मैग्मा अपना रास्ता ऊपर बनाता है, समझ रहे हो? बढ़िया। यहाँ पर है व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस टाइम पर जो टाइड्स बनती है इनको नीप टाइड बोलते हैं। अरे भाई, जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है ना, तो यहाँ पर ना इसको बोलते हैं सिसगी, और इस कंडीशन में स्प्रिंग टाइड बनती है। कौन सी? स्प्रिंग। तो ये गलत है, यहाँ पर नीप लिखा है, और स्प्रिंग टाइड आर हाई टाइड। द मोमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मीटियोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड सर्ज। एक बात बता रहा हूँ आपको, जो वाटर का मोमेंट है, ठीक है, एक क्या ग्रेविटेशन की वजह से, एक है ग्रेविटेशन, एक है ग्रेविटेशन, और दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ है सेंट्रीफ्यूगल। ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, इन दोनों फोर्स के बैलेंसिंग की वजह से एक टाइड जनरेटिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक टाइड जनरेटिंग, मतलब क्या, फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से बल्ज बनता है, और फिर क्या बनती है? टाइड्स, ठीक है। ये टाइड्स का मैंने रीजन आप सभी को बता दिया क्यों बनती है। व्हाट इज टाइड्स? टाइड्स बेसिकली दे आर द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर, सी सरफेस, ठीक। ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा कोई अदर मीटियोलॉजिकल इफेक्ट से होने वाला मोमेंट ऑफ वाटर है तो आप उसको सर्ज बोलोगे, बिल्कुल। तो आपको एक नई चीज का मतलब भी पता चल गया। द हाइट ऑफ द स्प्रिंग टाइड्स इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू नीप टाइड, एकदम सही बात है, स्प्रिंग टाइड की हाइट एकदम ज्यादा है, ठीक है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक, ठीक, बढ़िया। विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है।
अर्थक्वेक्स लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है। जब कन्वर्जिंग दो प्लेट्स आपस में आकर मिलती है उस टाइम पर ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज फोकस एंड हाइपोसेंटर, बिल्कुल। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, मतलब एपिसेंटर क्या है, ये ऊपर वाला। जितना डिस्टेंस अपन बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर कितना है 2x, तो क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। और इंटेंसिटी और यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज, तो विद डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, बिल्कुल सही बात है, मेरे हिसाब से एकदम सही है। एक क्वेश्चन आया था इंडिया में कि जो डीप है ना, डीप फोकस वाले रहते हैं वो ज्यादा डैमेज करते हैं, है ना भाई, वो जो है ना वो डैमेज काफी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेव्स सरफेस पर पहुंचने में काफी समय लगाती हैं, डीप। और जो ऊपर वाले रहते हैं, जो डीप नहीं रहते हैं, ठीक है, वो डैमेज ज्यादा करता है क्योंकि खटाक से वेव्स पहुंच जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी एकदम सही है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट, ठीक है, तो सिलिकेट मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, काफी जरूरी है। इसमें से नेचुरली अकरिंग सिलिकेट काय में नहीं है, फेल्ड्सफर भी है, ज़ोलाइट भी है, माइका भी है, ठीक है, बॉक्साइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? ग्रेनाइट आप सभी को पता होना चाहिए यार, इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक सिलिका, ठीक है, ट्रिक है। तो ग्रेनाइट में दो सबसे मेन याद रखना, ये सीडीएस के पेपर में पूछा हुआ है, क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका। बढ़िया है यार, पानी पी लो। अभी कोई होता है यार, एक कप चाय बनाकर पिला देता ना, मजा आ जाता भाई। क्या करो, बोला ना वो लड़का अभी अकेला खड़ा था डेजर्ट में, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे। जिंदगी की लड़ाई अकेली लड़नी पड़ती, ठीक है, बढ़िया। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर पार्टिकल, ठीक है, जो ग्रेनाइट है बेसिकली क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर पार्टिकल से मिलकर बनता है, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैसे मिलता है ये मिलता है भाई इग्नियस रॉक से। ग्रेनाइट आया मतलब इग्नियस रॉक, बढ़िया। हीट बजट के ऊपर क्वेश्चन है भाई। अब हीट बजट मैं तुमको बताऊं ना, वो जो नंबर है वो मैंने बोला था वो मत याद करना, उससे सवाल नहीं पूछेगा। हीट बजट से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, कैसे, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, मतलब आपको पता है अर्थ का फंडा इतना बढ़िया है भाई, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ अर्थ के इस नेचर से। मतलब अर्थ ने जितना एनर्जी रिसीव करी ना, जितनी रिसीव करी उतनी वो रिलीज कर देती है, वो एटमॉस्फेयर में पूरी की पूरी उतनी रिलीज कर देती है। सही में कैसे, थ्रू कंडक्शन, रेडिएशन एंड लेटेंट हीट, एकदम सही बात लिखी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रेडिएशन काफी बड़ा सोर्स है। रेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी कम्स फ्रॉम अ सोर्स, रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक सोर्स से आती है और स्पेस में ट्रेवल करती है, मे बी एबल टू पेनिट्रेट विद वेरियस मटेरियल, और कई सारे मटेरियल को पेनिट्रेट भी कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेस से आती है। जो स्पेस है, स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, याद रखना, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है। मगर आप सभी को पता होना चाहिए रेडिएशन जो है, रेडिएशन एक ऐसा हीट का ट्रांसफर है जिसको पार्टिकल का लेना देना है ही नहीं। ये एकदम सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, लेटेंट हीट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल चेंज दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सर ये तो फिजिक्स की स्टेटमेंट है
ऐसा यूजुअली एनडीए एग्जाम भी कर देता है, मगर ज्योग्राफी में भी तो आ रही है ना, लेटेंट हीट का जिक्र हुआ है, एकदम सही है। लेटेंट हीट ऐसी हीट है जिसमें एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, मगर टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2020 5 साल पहले का क्वेश्चन है। क्या है? जेट स्ट्रीम्स अकर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। किसने बोला? कौन कह रहा है? ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है? सिर्फ ओनली नहीं होना चाहिए, जेट स्ट्रीम दोनों में होती है, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में होती है, ये गलत है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, यार एकदम सही है। पता है जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, टेम्परेट साइक्लोन में आई तो होती नहीं है, आई नहीं होती है, एकदम सही लिखा हुआ है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई, मतलब आई के अंदर जो साइक्लोन की आई है ना, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दी सराउंडिंग। भाई एक बात मैं आपको बताऊं ना, सही बात बताऊं, जो ये साइक्लोन बनता है ना और उसकी जो आई है, इसमें जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, टेम्परेचर सबसे हाई, सबसे ज्यादा। तो यहां पर तो क्या बोल रहा है? लेसर देन द सराउंडिंग, गलत। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। मजा आ रहा है कि नहीं? द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो प्लैनेटरी विंड्स है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सब पढ़ा रखा है ना। ये जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, ये किन फैक्टर के ऊपर, इनका पैटर्न किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? यार प्लैनेटरी विंड्स जितनी भी मैंने आप सभी को पढ़ाई, इसमें टेम्परेचर का काफी बड़ा रोल है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है यार। वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स क्यों उठ रही है? क्योंकि यार टेम्परेचर बढ़ा तो वो उठी। इसी तरीके से मैंने तो आपको विंड से याद करवाई थी, फिर हेडले, फेरल, पोलर सेल्स बनते हैं, ये बताया था मैंने सब कुछ आपको। तो आप सब बताओ इसमें से कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन? सीधे आपको लगता है मैं आंसर बता दूंगा? हाँ। यार देखिए, कॉन्टिनेंट एंड ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जहां पर कॉन्टिनेंट ज्यादा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा, और ओशंस में कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम रहता है, तो पहला वाला तो करेगा। लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, हाई लेटिट्यूड लो टेम्परेचर, लो लेटिट्यूड हाई टेम्परेचर, सेकंड वाला भी। अर्थ रोटेशन, अर्थ का रोटेशन करता है क्या? आप एक बात बताओ, विंड्स के डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा था वो काई की वजह से आ रहा था? सर वो तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आ रहा था। ठीक है, तो रोटेशन कैसे आ रही है? कोरियोलिस फोर्स रोटेशन की वजह से ही तो है। रोटेशन नहीं होगा तो कोरियोलिस फोर्स कैसे? सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, दम है कि नहीं सवाल में? ठीक है, देखिए अब आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ मेटेरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। दोबारा बैरोमीटर आ गया यार। A rising barometer usually an indicator of stormy weather. राइजिंग बैरोमीटर मतलब बैरोमीटर बढ़ा, तो बैरोमीटर यदि बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो क्या स्टोमी वेदर होगा? क्या नहीं यार, फेयर वेदर होगा। तो ये गलत लिखा हुआ है। बैरोमीटर रीडिंग कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ हरिकेन। क्या बैरोमीटर रीडिंग, देखो यार है तो सही, मगर एक बात मैं आप सभी को बताऊंगा, है तो सही, मगर यदि एग्जैक्टली यहाँ डैमेज हो जाता ना, डैमेज होता, तो मैं सही बता रहा हूँ, बैरोमीटर को काट के मैं पता यहाँ क्या लिखता? हरिकेन, यहाँ पर सैफर्ड सैम्पसन लिखता, सैफर्ड सैम्पसन। इस हिसाब से पता, नीदर 1 एंड नॉट 2, मैं तो ये बोलूंगा यार। ठीक है, नीदर 1 एंड नॉट 2, मैं इसको वही मान रहा हूँ, सैफर्ड सैम्पसन, क्योंकि हरिकेन को तो वही तो करता है यार, उसके डैमेज को भी वही मेजर करता है। बढ़िया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड विद ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड क्या है? एक लोकल विंड है, मैंने आप सभी को बताई है, लोकल विंड्स पूरी पढ़ा रखी है मैंने इंडियन ज्योग्राफी वाले सेशन में। इट इज अ डस्ट स्टॉर्म। अरे भाई डस्ट स्टॉर्म नहीं है ये, ब्लिजर्ड मतलब पाउडर्ड स्नो, स्नो मतलब स्नो और आइस, पाउडर्ड आइस वाली जो विंड रहती है ना, एक इतनी स्ट्रॉन्ग विंड रहती है कि टेम्परेचर कम करके चली जाती है। तो डस्टी नहीं है ये, डस्टी नहीं, आईसी है। इट इज अ लोकल विंड सिस्टम ऑफ आर्कटिक रीजन, बिल्कुल कनाडा वाले रीजन में या आर्कटिक रीजन में चलती है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। बढ़िया, अब नई स्लाइड खोलने वाले हैं भाई। ठीक है, एक स्लाइड तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो द मोर यू गो फॉरवर्ड द मोर फैसिनेटिंग इट विल बी। ठीक है, एंड योर एफर्ट्स इज गोइंग टू बी वर्थ इट। हार नहीं माननी है यार। वो गाना सुना है कि नहीं, जन्म जन्म जन्म,
साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जा है भले मेरी हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, मिस करोगे कि नहीं तुम लोग मेरे को, सही बताओ। एजुकेटर कम भैया, मिस करोगे कि नहीं? अरे नहीं सर, ND1 2026 में भी तो आपके पास आना है। बेटा यदि ऐसा सोच रहा होगा ना, एक चपेट मारूंगा तेरे को। पेपर यही वाला क्लियर करना है तेरे को, ठीक है? मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है बैच लेगा नहीं लेगा, अभी पेपर क्लियर करना है। तू रिकमेंड हो एकेडमी जा, ठीक है? मैं तेरे को एड्रेस बता दूंगा, अपन मिलेंगे, ठीक है? मीटअप करेंगे। चलिए सवाल करते हैं भाई। द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज सैटर्न। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो एम को काटो, एम के पास भेजो, ठीक है? ठीक है, एम के पास भेज दिया, बिल्कुल सर भेज दिया। जुपिटर को काटो, नीचे लेकर आ जाओ, बिल्कुल सर। ये डेंसिटी आ गई, कैसे? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, रुको। सुनो मेरी बात सारे के सारे। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है? एम को काट के एम के पास ले जा, ठीक है? और अब बना दे एरो। ये पता क्या है, ये साइज बन गया। सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, उससे बड़ा वीनस, उससे बड़ा अर्थ, उससे बड़ा नेपच्यून, उससे बड़ा यूरेनस, उससे बड़ा सैटर्न और उससे बड़ा जुपिटर, ठीक है? बढ़िया सर। तो क्या सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में सैटर्न है क्या? बिल्कुल सर सैटर्न है, ठीक है? द लीस्ट डेंस प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम में सैटर्न, बिल्कुल सर सैटर्न है, ठीक है? वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन से क्या सबसे करीब? यार मरकरी है भाई, ये तो गलत है। तो कितने नॉट करेक्ट है? कितने नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट तो ओनली 3 है यार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली 3। पहला वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, ठीक है? बढ़िया। यार वो है ना यार एक लाइन, तूने पिक्चर एडिट करके मीम बना दिया। नहीं, तूने आधे रास्ते में छोड़कर मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा गेम बना दिया। चलो दो 2026 ना एकदम प्राइम पे लेकर जाऊंगा, देखना तुम, ऊपर देखना तुम, खतरनाक एकदम, मजा आ जाएगा। हनी सिंह साहब बोलते हैं ना, अब देखो, अब बताता हूँ, अब जो होगा ना, अब लोगों के लिए होगा, वैसा कम है, ठीक है? एकदम फिजिकली, मेंटली, सोशली, एकेडमिकली मस्त एकदम। फिजिकली एप्स वगैरह नहीं बनेंगे,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैज द लीस्ट मास? सबसे कम मास किसका है, ये याद कर ले। सबसे लीस्ट मास बता दूं तेरे को, और सबसे मैक्सिमम, सबसे लीस्ट मरकरी, जो सबसे छोटा प्लैनेट है उसका सबसे कम मास, और सबसे ज्यादा जुपिटर का है। ठीक है, बढ़िया। रोटेशन ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। भाई देख, एक होता है चेंज और एक होती है लेंथ। चेंज ऑफ डे एंड नाइट ये है रोटेशन, और लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ये है रिवोल्यूशन। और इसी लेंथ का मतलब होता है ड्यूरेशन। ठीक है, आपके भाई ने खुद ये सवाल सेट करा है, पहला वाला गलत है, पहली वाली स्टेप। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन एंड शिफ्ट इन विंड बेल्ट। आपको पता है, विंड में चेंज आना उसको बोलते हैं रोटेशन, मगर विंड बेल्ट में ही चेंज आ जाना उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला एकदम सही है। द प्रिसाइज टाइम टेकन फॉर द रोटेशन कितना लिया है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, एकदम सही है। अर्थ इज टिल्टेड विथ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल एक्सिस। सर गलत है, 23.5 है, अरे 66.5 भी है। कैसे? ये अर्थ है, ठीक है, इधर 23.5 है, मगर ये जो उसकी एक्सिस है ये ऑर्बिटल है, तो ये 90 में से 23.5 माइनस करोगे तो ये 66.5 डिग्री बनाएगा। तो ये फोर्थ वाला सही है। तो कितनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ओनली वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इक्विनॉक्स कैसे। पहले इक्विनॉक्स देखो, दो इक्विनॉक्स हैं, पहले वर्नल होता है फिर ऑटमनल होता है। वर्नल कब होता है यार? वर्नल होता है 23 सितंबर को, नहीं यार 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च। तो फर्स्ट का डी देखना, फर्स्ट का डी कहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अब समर सोल्स्टिस और ऑटमनल कब हो जाएगा? ऑटमनल हो जाएगा 23 सितंबर। तो ये फोर्थ का क्या हो जाएगा? ए। तो फोर्थ का ए देखना कहाँ पर है भाई, दोनों में है। समर सोल्स्टिस सी, तो 2 का सी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका। बढ़िया। द लॉन्गेस्ट लॉन्जिट्यूड इज द प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच लंदन। बिल्कुल यार, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से पास करती है, बिल्कुल करती है, मगर द लॉन्गेस्ट लॉन्जिट्यूड, ठीक है, सबसे बड़ी लॉन्जिट्यूड की यदि अपन बात करेंगे ना, द लॉन्गेस्ट लॉन्जिट्यूड, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी लॉन्जिट्यूड्स है ना, ये पैरेलल नहीं है, बट दे ऑल आर इक्वल। तो लॉन्गेस्ट कुछ नहीं है, ये गलत है। द लेटिट्यूड्स आर इक्वल बट नॉट पैरेलल, ये गलत है भाई, ये भी गलत है। लेटिट्यूड्स की बात करोगे ना, पैरेलल है मगर इक्वल नहीं है। सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विंटर सोल्स्टिस, बिल्कुल सही बात है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली थर्ड इज करेक्ट, विंटर सोल्स्टिस। द इक्वेटर पासिस थ्रू एशिया बट नॉट फ्रॉम इंडिया, सही है यार, इंडिया से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पास। अफ्रीका क्या सिर्फ ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ से कैंसर और इक्वेटर पास? अरे यार एशिया भी तो है, ये गलत है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यार सही बता रहा हूँ, ये कभी भी ये जो शब्द आता है ना, ये मेरे को काफ़ी अजीब सा लगने लगता है। अंदर से वो सब निकलता है जो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, काला कर देते हैं इसको, मुंह काला तो नहीं कर सकते मगर फिर भी इसको काला कर दे रहे हैं। चलो, आप लोगों के लिए खुशी के लिए इतना ही। क्या यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी? ए भाई, इन निकम्मों के पास से कुछ भी पास नहीं करेगा। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है भाई, तुम लोग ना ऑफिसर बनो ना, तो मेरी तरफ से यदि तुमको मौका मिले फ्लाइंग, ठीक है, यदि फ्लाइंग आप करो ना और जेट लेकर जाओ ना, तो मेरी तरफ से भी एक दो चला देना। चलो, इफ द टाइम इन इंडिया इज 12 नून, भारत में कितने बज रहे हैं भाई? इंडिया में बज रहे हैं 12 नून। ठीक है,
व्हाट वुड बी टाइम साइमल्टेनियसली एट द ग्रीनविच मीडियन, ठीक है, मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन मतलब 0 डिग्री पर कितना होगा, और इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब 180 डिग्री पर कितना होगा, ये तो 0 डिग्री। आप एक बात बताओ, इंडिया 82.5 डिग्री पर है। 82.5 डिग्री मतलब यहाँ पर 5.5 घंटे हम ऑलरेडी आगे हैं, तो 5.5 घंटे पीछे चले जाओ तो 0 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, तब कितना बजेगा, 6:30 मॉर्निंग के, ठीक है, मॉर्निंग के 6:30। अब 0 डिग्री से 180 डिग्री, तो 15 डिग्री मतलब कि 1 आवर का चेंज आता है। मतलब यदि आप 0 डिग्री पर हो तो वहां से 15 डिग्री आगे जाओगे, ईस्ट में जाओगे तो 1 आवर का चेंज आएगा, ठीक है, आगे पहुंच जाओगे। तो 180 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आवर प्लस कर दो। तो जब आप 12 आवर प्लस करोगे तो 6:30 मॉर्निंग के है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री पर 6:30 इवनिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका। बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अर्थक्वेक लार्जली अकर्स अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, बिल्कुल सही है यार, ये क्वेश्चन अभी तो करवाया था यार। ये कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन अर्थक्वेक हाइपोसेंटर, बिल्कुल। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, डिक्रीज होती है, बिल्कुल डिक्रीज होती है भाई, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी। एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर कॉन्टिनेंट, यार देखो हाइपोसेंटर और फोकस, ठीक है, या फिर फोकस, ये वो पॉइंट है जहाँ से एनर्जी निकलती है, ट्रैवल करेंगी वेव्स, सरफेस के इस पॉइंट पर पहुंचेंगी, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले वेव्स हिट करती हैं। जरूरी नहीं है कि ये एपिसेंटर कॉन्टिनेंट पर ही रहे, इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ओशन। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 आर करेक्ट। बढ़िया। जोन, अच्छा शेडो जोन के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखो ऐसे करना है इसको, ये 0 डिग्री, ये 105 डिग्री, और ये 145 डिग्री, और ये उसके बाद, ठीक है। तो आप यदि सिज्मोग्राफ 0 से 105 डिग्री के बीच में रखते हो तो वो प्राइमरी वेव भी रिकॉर्ड करेगा, सेकेंडरी भी रिकॉर्ड करेगा। 105 और 145 के बीच में रखते हो प्राइमरी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, सेकेंडरी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। 145 के बियॉन्ड रखते हो तो प्राइमरी रिकॉर्ड करेगा, सेकेंडरी रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब जो वेव को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है उसका शेडो जोन होगा, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है उसको शेडो जोन बोलते हैं। तो अ जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज अ शेडो जोन। तो इसको क्या शेडो जोन बोला गया है। मगर काय का शेडो जोन, पी या एस वेव का, भाई यहाँ तो दोनों ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो कुछ का भी बोल तो सही है ये। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री, अच्छा, डज नॉट रिकॉर्ड एस वेव, बिल्कुल यहाँ पर भी एस वेव नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सही है। द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव, अच्छा, मतलब जो एस वेव का शेडो जोन है वो काफी गुना बड़ा है पी वेव से। तो एस वेव का शेडो जोन कितनी कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है। पी वेव का कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो ये भी सही है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट। बढ़िया। Which of the following statements is are not correct regarding L waves? L waves, L waves का मतलब पता क्या है, लव वेव्स, क्या प्यारा नाम है भाई, वैलेंटाइंस डे वाली फीलिंग आ गई। सिंगल होने के बाद भी वैलेंटाइंस डे वाली फीलिंग लेता हुआ मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। एल वेव्स को दे आर ऑल्सो नोन एज रेले वेव्स, हट, रेले वेव्स नहीं बोलते हैं भाई, दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉडी वेव्स। लव वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉडी वेव। अरे भाई समझ रहे हो, लव वेव्स बहुत खतरनाक, प्यारी खतरनाक है भाई, ठीक है। When a man falls in love, he starts compromising with the goal, he forgets his goal, ठीक है। और जब इंसान को धोखा मिलता है, he destroy the एकदम डिस्ट्रक्शन। चलो आप ये मत बोलना भैया आप क्या इसके रियल एग्जाम्पल हो। दे आर द, ना तो यार रिग्रेट तो हर वो इंसान करेगा जिसने ना बोला था, अब चाहे आंगनवाड़ी में क्यों सही। A
अब चाहे सेकंड क्लास में क्यों ना सही, सेकंड क्लास में किसी ने मना कर दिया है भाई। चलो, दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉडी वेव्स। भाई तुमने मेरा हेडिक सही कर दिया है। डिस्ट्रक्टिव है क्या? बिल्कुल है यार। दे आर नेम्ड आफ्टर ऑगस्टस एडवर्ड हव लव, बिल्कुल सही है। एंड दे आर हॉरिजॉन्टली पोलराइज सरफेस वेव, एकदम सही है। लव वेव इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ मेनी शेयर वेव्स गाइडेड बाय एन इलास्टिक लेयर। आर बहुत सारी शेयर वेव मिलकर लव वेव्स बनाती है। क्वेश्चन होता है कि लव वेव्स बनती कैसे? यहाँ पर है, सही लिखा हुआ है, ऐसे ही बनती है। तो कितनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ओनली वन इज नॉट करेक्ट। ये देखो, एस वेव्स आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन पी वेव्स, बिल्कुल सही है। पी वेव्स फास्ट हैं। पी वेव्स एंड एस वेव्स आर बोथ लॉन्जिट्यूडनल, गलत है ये एकदम गलत है। सिर्फ पी वेव्स लॉन्जिट्यूडनल है। पी वेव्स कैन ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड गैस, बिल्कुल तीनों में ट्रैवल कर सकती है। पी वेव्स आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, बिल्कुल। तो कितनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट, 3 एंड 4, मतलब 3। थर्ड इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिंग ऑफ फायर। ठीक है, सो इट इज रनिंग इन द शेप ऑफ हॉर्स शू, बिल्कुल सही बात है। हॉर्स शू के शेप में पूरी रिंग ऑफ फायर ऐसी बनी हुई है। सो इट इज अ पाथ अलोंग पैसिफिक ओशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, मतलब ये पैसिफिक ओशन में है जहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्केनो और अर्थक्वेक होते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट, बिल्कुल कहा जाता है। तो कितनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? एक भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब करवा रखा है भाई, और भी लिख दो यहाँ पर। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, सब खत्म। ठीक है, सब कुछ तेरे लिए कुछ भी। ठीक है, और कोई अब हिस्ट्री का मत बोलना है यार भाई, वैसे ही वो अनप्रेडिक्टेबल रहती है। मैंने स्लैश करा था, ऐसे करके स्लैश करा था। जब आप रूटीन में देखोगे ना, पॉलिटी या हिस्ट्री, तो मेरे को ज़्यादा बढ़िया पॉलिटी लगा। हिस्ट्री क्या करवाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, विद रेफरेंस टू सुनामी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ द वेव्स इन ओशन डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ द वाटर। क्या वेव्स की स्पीड पानी की गहराई के ऊपर डिपेंड करती? बिल्कुल करती है भाई, बेशक करती है। वेवलेंथ ऑफ द सुनामी वेव्स रिड्यूसेस व्हेन इट अप्रोचेस द शोर। भाई ये एकदम सही है। देखो, जैसे जैसे शोर को अप्रोच करती है ना कोई भी वेव, शोर को अप्रोच करती है, तो पता क्या होता है? हाइट बढ़ती है, वेवलेंथ कम होगी और वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो सेकंड वाला भी सही है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बोथ के बोथ, दोनों सही है। ये क्वेश्चन कुछ घटिया से क्वेश्चन देख लो। द फेमस वॉल्केनिक माउंटेन काराकटाओ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। माउंट एतना सिसली, वसुवियस इटली, अरेबस रॉस और कोटोपैक्शी टो। तो डी का 2 देखना जरा कहाँ पर है। यहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो कहाँ पर है भाई? अफ्रीका में है, तंजानिया, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौना लोआ, मौना किया, माउंट किलेऊ आर सिचुएटेड इन हवाई आइलैंड यूएसए, एकदम सही है। सारे के सारे हवाई आइलैंड। यार पूरे रात जागो ना तो ऐसे ही वो बनती है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तो ख्वाब ख्वाब सा मेरी आँखों में। गलत गा दिया क्या? गलत गा दिया क्या? यार मेरे को ना ये गाने आने सही से याद नहीं। हनुमान चालीसा याद है, अगले बैच से वही गाएंगे पूरी। कोई फिर बोल कर देखे सर आप गंदा गाते हो, बेटा उल्टा श्राप पड़ेगा, याद रखना। फिर तुम जितनी तारीफ करोगे ना मेरी, उतनी ही सही रहेगा। सर क्या तो गाते हो आप। ठीक है, चलो।
बेख्याली में ही तेरा ख्याल आए। चलो, ऑल ऑफ दी अबव आर एक्टिव वॉल्केनो। भाई ये मोना लोआ, मोना किया, केलेऊ, ये सारे के सारे एक्टिव नहीं है, सिर्फ 2 एक्टिव हैं, एक डोरमेंट है उसमें से। ठीक है, तो ये गलत है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1। फैकोलिथ, फैकोलिथ मतलब एक वेवी शेप्ड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन एंड एट द टॉप ऑफ सिंक्लाइन, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये सिंक्लाइन और एंटिक्लाइन ये फैकोलिथ बनाता है। तो पता है क्या है, मतलब वॉल्केनो जब अंदर ही अंदर सॉलिडिफाइड और कूल हो जाता है ना, तो कुछ अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाता है। यदि वेवी शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको फैकोलिथ बोलते हैं, जिसमें सिंक्लाइन और एंटिक्लाइन होते हैं, ये एकदम सही है। बाथोलिथ मतलब कि डोम शेप बॉडी कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंडक्ट, गलत, ये गलत है, उसको लैकोलिथ कहा जाता है। बाथोलिथ मतलब कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर, इसका ये है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर शोइंग करेक्ट फीचर्स? सिर्फ एक, 1 इज करेक्ट। Abraham Ortelius first proposed the possibility of the continent named America, Africa and Europe। देखो भाई, अब्राहम ओटेलियस पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप को साथ होने की एक पॉसिबिलिटी बताई, बिल्कुल सही है। मगर एंटोनियो पेलेग्रिनी उनके ऐसे दोस्त निकले जिन्होंने इनका क्या बना दिया, मैप ही बना डाला, सही है। अल्फ्रेड वेगनर कंप्रिहेंसिवली, फाइनली अल्फ्रेड वेगनर आए और सारे के सारों को ज्वाइन करते हुए एक थ्योरी बना दी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एकदम सही बात है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों की तीनों सही है, बढ़िया। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, बिल्कुल यार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को भी एक्सप्लेन करती है। वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक बोथ रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, बिल्कुल, दे बोथ आर रिजल्ट फ्रॉम टेक्टोनिक प्लेट। द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय W.J. मॉर्गन, बिल्कुल मॉर्गन ने ही इसको प्रेजेंट करा था। And came to be generally accepted by geoscientists after sea floor spreading theory was validated in the mid to late 1960। देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करी जाने वाली थ्योरी है। जितनी भी थ्योरी आई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट, उस सभी के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी। तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्लेट द इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट्स आर, माइनर कौन सी? तो मेजर देखो आप, यूरेशियन यहाँ भी है, यूरेशियन यहाँ भी है, ये भी है, तो ये सारे मेजर हैं। तो माइनर आपको देखना ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फोल्डिंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, जो फोल्डिंग है ये रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। भाई गलत है यार, फोल्डिंग हेल्प करता है। ठीक है, रिफ्ट वैली मतलब समझ रहे हो, ये ब्लॉक माउंटेन है, तो ये बीच में जो बनी है ये क्या है? ये रिफ्ट है। रिफ्ट वैली इज एसोसिएटेड विद ब्लॉक माउंटेन्स। अरे वाह भाई, सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। रिजेस एंड ट्रेंचेस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री रिस्पेक्टिवली, मतलब रिजेस से क्या बनती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री से रिजेस और डाइवर्जेंट बाउंड्री से ट्रेंचेस। ये क्या बात हुई भाई, ये डाइवर्ज हो रहे हैं और ये ब्लॉक माउंटेन्स बनाए, तो ये तो गलत है ना। डाइवर्जेंट से रिजेस बनती है और कन्वर्जेंट से ट्रेंचेस बनती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री लीड्स टू सबडक्शन, एकदम सही बात है। जब भी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है तो एक जो प्लेट है वो धस जाती है नीचे जाकर, कहाँ पर? मेंटल में, फिर वो मेल्ट हो जाती है। तो ये एकदम सही है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली वाली, सेकंड वाली सही है और चौथी वाली सही है, 2 सही है। हाउ मेनी मतलब 2। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि 2 प्लेट आपस में टकराई, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशनिक प्लेट इज फोर्स्ड बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट। देखो मैं आप सभी को बताऊं, जो ज़्यादा डेंस होगी ना वो नीचे चली जाएगी। तो यार ओशनिक प्लेट तो ज़्यादा डेंस है तो वो नीचे चली जाएगी, सही बात है। कॉन्टिनेंट प्लेट फोर्स विलो, नहीं, कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक नेवर कोलाइड, ये कभी कोलाइड ही नहीं करेंगी क्या? अरे किसने बोला भाई? ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया सर। द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनेथ अनदर प्लेट, इसको कन्वर्जेंस कहा जाता है। यार एक प्लेट जब किसी दूसरी प्लेट के जाकर नीचे धस जाए ना, इसको हम लोग सबडक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सबडक्शन। तो ये गलत है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बिकम्स मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ना, इसमें डाइवर्जेंट मूवमेंट बताया गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक कंसेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर भी डिपेंडेंट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो यार सबसे पहले आई थी, तो इसके ऊपर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। Convectional current theory was given by Arthur Holmes, बिल्कुल। Continental drift theory was given by Alfred Wegener and initially cover mental convection। यार देखो, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी,
मगर इन्होंने मेंटल कन्वेक्शन को कवर नहीं करा था, इन्होंने नहीं करा था, ठीक है, ये गलत है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज गिवन बाय हैरी हेस स्टेटिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स द कन्वर्जेंट बाउंड्री। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस ने दी थी, मगर कन्वर्जेंट बाउंड्री नहीं बोला था, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोला था। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या सवाल का लेवल देख रहे हो? बैच वालों के लिए तो ये हलवा सवाल है। विद रेफरेंस टू द इंडियन प्लेट, इट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। नहीं भाई, माइनर है। इट फॉर्म्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री विद यूरेशियन प्लेट, बिल्कुल सही है। यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनाती है। इंडियन प्लेट इज टेक्टोनिकली सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर इंडियन प्लेट। भाई इंडियन प्लेट ना पेनिनसुलर इंडियन से सेपरेट नहीं है, जुड़ी हुई है। दिस प्लेट एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान एंड म्यांमार, बिल्कुल। तो सेकंड एंड फोर आर करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। अरे फर्स्ट 1, 3 and 4, सॉरी 1, 3 and 4, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। रिगार्डिंग कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन सा सही है? देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। यस, मतलब कन्वेक्शनल करंट क्या बताती है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी डील्स विद द कन्वेक्शनल डिस्टर्बेंस, जिस काई की वजह से आया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द अपर मेंटल, उसकी वजह से। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स बिहाइंड ड्रिफ्टिंग, बिल्कुल। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ड्रिफ्टिंग तो बता दी थी, मगर उसके पीछे का फोर्स, बिल्कुल। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिसरिगार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिल्कुल। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई थी, और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बेसिस पर जो कंटेम्पररी साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया था, बिल्कुल सही। तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। आई नो मोस्टली लोगों को ये वाले सवाल चैलेंजिंग लग रहे होंगे, मगर सारी दुनिया जो कर रही है ना, उसमें ही सेटिस्फाइड नहीं होना है हमें, ठीक है। हम अलग हैं भाई, बी द एक्सेप्शन, ठीक है। अलग बनो, दुनिया से अलग बनो। यदि आप चाहते हो कि दुनिया आपको इग्नोर ना करे, सो बी द एक्सेप्शन, ठीक है, तभी आप अलग बन पाओगे। तो आप समझो मेरी बात, जो आप कर रहे हो डेफिनेटली आप एक सही वे में तैयारी कर रहे हो, सही चीज़। देखो ये पूरी दुनिया करवा रही है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, ये सड़े गले ये वाले सवाल क्या ये करवा रहे, ये मैं सेशन में करवा दिया हूँ भाई, ये कोई सवाल है क्या? ये देखते से ही बच्चा आंसर कर देगा। ये आर दीज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, समझ रहे हो आप? कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है? डोलोमाइट। इसमें इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है? स्लेट। इसमें प्राइमरी रॉक इग्नियस। ये कोई सवाल है क्या यार? हट, ये वाले सवाल नहीं करना, ये वाले सवाल नहीं करना। सवाल कौन से करेंगे? ये दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। कभी भी एक्सक्लूसिव बोले तो याद रख लिया करो, बेसाल्ट, फ्लूइड लावा बाहर है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव के लिए ग्रेनाइट। मेटामॉर्फिक रॉक, नीस। सेडिमेंटरी रॉक, कॉन्ग्लोमेरेट। इतने समझदार हो आप, लगा लोगे, एकदम सही है। देयर आर 3 प्रकार के रॉक फॉर्मेशन है, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। इन विच रॉक फॉर्मेशन आर मेटेलिक मिनरल जनरली फॉर्म? किस प्रकार के रॉक फॉर्मेशन में मेटालिक मिनरल पाए जाते हैं? देखो मेटालिक मिनरल्स तो मोस्ट ऑफ द केस में वॉल्केनिक, मतलब वॉल्केनो में पाए जाते हैं, मतलब इग्नियस रॉक में। मगर मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाए जाते हैं, जो मतलब ऐसे रॉक्स जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिज्म? अच्छा, मेटामॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स, इसको भी मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। जो रॉक्स हैं वो फोर्स डाउन होता है डिफॉर्मेशन की वजह से ड्यू टू टेक्टोनिक प्रेशर, मतलब टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से जो रॉक्स हैं वो नीचे धंस जाते हैं, ये भी सही है। ओवरलाइंग रॉक अंडरलाइंग रॉक के ऊपर ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करता है, ये भी सही है। यहाँ पर क्या क्रिस्टलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? नहीं, मेटामॉर्फिज्म में रीक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऐसे सवाल करेंगे हम जो आएंगे आपके एग्जाम में, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, आप सभी को पता है रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सैंडस्टोन क्वार्ट्ज बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। शेल स्लेट बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। ग्रेनाइट नीज बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। लाइमस्टोन मार्बल बनाता है? बिल्कुल बनाता है। बेटा याद कर ले, कितने नॉट करेक्ट हैं, कितने नॉट करेक्ट हैं? एक भी नॉट करेक्ट नहीं है, सारे के सारे सही हैं। वेदरिंग इज अ डेन्यूडेशनल प्रोसेस, बिल्कुल। डेन्यूड करना मतलब स्ट्रिप ऑफ करना, इरोड करना, ठीक है, खत्म करना, तो टूटना। वेदरिंग डेन्यूडेशनल प्रोसेस है।
वेदरिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। अरे भाई मास मूवमेंट को किसी की जरूरत नहीं है, वेदरिंग उसको हेल्प कर सकती है, ठीक है, कोई किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी है। मास मूवमेंट बस ग्रेविटी की जरूरत है, सॉरी ग्रेविटी चाहिए। ये मेरी तरह है भाई, मास मूवमेंट डज नॉट नीड एनीवन बट नीड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों? टू बी हम्बल, ठीक है, टू बी ग्राउंड टू अर्थ, नॉट डाउन टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ। सर आप बोल रहे हो कि आप हम्बल हो, यही आपका ईगो है कुछ ज्ञान देने वाले लोगों में? भाग साले। जरा मैं अपनी ड्रिंक बना लूं, 10% कुछ और 90% कुछ। कितने बज गए भाई सुबह के, देख लेने दो मेरे को। 6:25। ओहो बढ़िया। चीयर्स। इसके बाद शायद ही यार, मेरे को नहीं लगता कि 1-1.5 महीने यूट्यूब पर इस प्रकार से वीडियो बने सेशन। इतनी का आई विल मिस ऑल दिस मोमेंट्स यार, सही में बहुत मिस करूंगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल वेदरिंग रिक्वायर्स अ फोर्स टू टेक प्लेस। यार बिल्कुल फिजिकल वेदरिंग को फोर्स की जरूरत है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई पहले ये देखने दो मेरे को। 1 घंटे 31 मिनट। ओके चलो। विंड, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। सही बात है, क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करती हैं। देखो पता है विंड यहाँ पर पता क्या है? गैस। ग्राउंड वाटर क्या है? लिक्विड। और ग्लेशियर क्या है? सॉलिड। तो ये 3 ऐसे सॉलिड लिक्विड गैस है, ऐसे डेन्यूटेशनल एजेंट है जिनको क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल करती है। द डिपोजिशनल एजेंट्स एक्ट एज एरोजनल एजेंट। बिल्कुल यार, जो डिपोजिशनल एजेंट्स हैं वही आपके एरोजनल एजेंट्स हैं, दोनों सही हैं। द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इज बीइंग कैरिड आउट बाय डेन्यूटेशनल एजेंट। बिल्कुल सही बात है, वेदरिंग और इरोजन को करने के लिए भाई एजेंट चाहिए, डेन्यूटेशनल एजेंट चाहिए। कितने करेक्ट हैं? 1 2 3 सारे के सारे करेक्ट हैं। Which one of the following is are correct? Slow, rapids and landslides movement are the type of mass movement। बिल्कुल, ये सारे के सारे mass movement के टाइप हैं। Deposition is a denudation process। नहीं भाई, ये जो डिपोजिशन है ना, ये डेन्यूटेशनल प्रोसेस नहीं है, ये एक एग्रेडेशनल प्रोसेस है। इसमें लैंड बढ़ता है क्योंकि डिपोजिशन होता है, तो ये गलत है। फ्रॉस्ट वेजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। नहीं भाई, ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। एक्सफोलिएशन इज नोन एज लीनिएशन। लीनिएशन नहीं, बेंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंडिंग। देख रहे हो क्या लेवल है सवाल का? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस। ये तो जल्दी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन। ठीक है, इतनी सारी गैसेस हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और क्या? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। एयर में रेडॉन नहीं होती है। नियॉन। नियॉन को किसने डिस्कवर करा था? रैमसे ने। चलो बढ़िया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। परमानेंट मतलब कांस्टेंट, जो कि पता है कितने परसेंट है। नाइट्रोजन का पता है ना यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के रिगार्डिंग। So troposphere is the topmost layer of the atmosphere। नहीं भाई, troposphere is not the topmost, exosphere is the topmost, troposphere is the lowermost layer। ठीक है, lowermost, तो ये गलत है। Temperature in this layer increase with the height। गलत। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल लेप्स रेट। ठीक है, और कितना कम होगा? 1 किलोमीटर हाइट बढ़ा, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। एवरेज हाइट इस 13 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर होती है। कैसे हुआ ये? 13 का डबल 26। सब पता तो है यार। 1 का 15, 1 का 13, 1 का 15, 1 का 13,
नहीं, यदि आप देखोगे ना, ये अर्थ है, यहाँ इक्वेटर पर कितना रहेगा 18, ठीक है, इतनी हाइट रहेगी, और यहाँ पर 8, इन दोनों का 18 और 8 का एवरेज निकालोगे ना, 8 + 18 डिवाइडेड बाई 2, 13 ही आएगा, ठीक है। Which of the following statement about temperature is correct? Temperature decrease with height in troposphere. गलत, troposphere में तो increase होता है. Temperature is constant at different height. गलत. Temperature increases with height in troposphere. Temperature increase होता है. गलत. Temperature decrease with height in troposphere at the average rate of 6.4 डिग्री सेल्सियस पर. 6.4 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर क्या लिखा है? Temperature increases with height. यार हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर यहाँ पहली बात तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आप बोलोगे 6.4 डिग्री सेल्सियस है, मगर यार मेन मुद्दा है वो तो सही है ना। रेडियो वेव को डिफ्लेक्शन में कौन करता है? आइनोस्फीयर। बढ़िया। स्ट्रेटोस्फीयर को आइडियल क्यों कहा जाता है जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए? इसलिए कहा जाता है भाई क्योंकि वहां पर कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं और कोई अदर वेदर फिनोमेना नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये देखो, ट्रोपोस्फियर को वेदर फिनोमेना कहा जाता है कि बिल्कुल। स्ट्रेटोस्फियर को ओजोन लेयर कहा जाता है, बिल्कुल ओजोन है। आइनोस्फियर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है कि बिल्कुल करता है। मेसोस्फियर आर नोन फॉर अरोरा, नहीं, थर्मोस्फियर। अरोरा के लिए थर्मोस्फियर। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक अर्थ, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू 3? सबसे ज्यादा कौन सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगा? जो लाइट कलर का होगा वो। कौन है लाइट कलर का? लैंड कवर्ड विथ स्नो, फ्रेश स्नो। ऑप्शन नंबर सी। अब ये घटिया क्वेश्चन यार, मैं क्या करवाऊँ, देख ले भाई। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1366। सेम सोलर कांस्टेंट अलग वैल्यू में पूछ लिया, किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देना। देखो, एक माउंटेन 3000 मीटर हाइट है, ये माउंटेन है, उसकी हाइट 3000 मीटर की है, मतलब 3 किलोमीटर की। बॉटम पे उसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, तो टॉप पर कितना होगा? तो भाई 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 3 किलोमीटर ऊपर गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 3 = 15, तो 19.5। तो 30 में से जब 19.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इतना कम हो जाएगा, इतना होगा टॉप पे। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, अर्थ का एटमॉस्फेयर कौन हीट करता है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, जो सन है, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। सन की रेडिएशन आई, ये सोलर वेव रेडिएशन एब्जॉर्व करा। अब जो यहाँ पर अर्थ रिलीज करेगी ना, इससे हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। The atmosphere receives most of the heat only indirectly from the sun and directly from the earth's surface. जो एटमॉस्फेयर है, मोस्ट ऑफ द हीट, जो ज़्यादातर हीट, वो कहाँ से लेता है? इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन और डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है। द कन्वर्जन फ्रॉम सोलर, द शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो कहाँ पर होता है? अर्थ सरफेस के ऊपर। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है वो चेंज होती है कहाँ में? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, और ये चीज़ अर्थ सरफेस पर होती है। एकदम सही है, ये दोनों के दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये सवाल छोड़ो, यहाँ पर देखो, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेयर, अब ये ऐसा क्यों है? एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ पर बोल रहा है कि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से हीट हो सकता है। तो जितना दूर आप अर्थ सरफेस के जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर तो कम ही होगा ना। सही लिखा है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन दी अपर एटमॉस्फेयर, मतलब ये अर्थ है, ये लोअर एटमॉस्फेयर, ये अपर एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर है। अरे हट भाई, ग्रेविटी नीचे ज़्यादा है ऊपर ज़्यादा है? नीचे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ये गलत है। एयर इज लेस डेंस इन दी अपर एटमॉस्फेयर, ये सही है, ऊपर लेस डेंस है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम अबव इक्वेटर, बिल्कुल 18 किलोमीटर। हाई इंसुलेशन एंड इंटेंस कन्वेक्शन करंट फ्लो ओवर द इक्वेटर, यहाँ पर ज़्यादा, देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर पार्टिकल्स को मिल जाती है एनर्जी तो वो फैल जाते हैं एकदम। इसका रीज़न ये है, मतलब ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ना इक्वेटर के पास, ये आगे चले गए, पेनिट्रेट हो गए,
क्योंकि इंसुलेशन पड़ी ना, कन्वेक्शन करंट ज़्यादा हुए तो आगे चले गए, तो एटमॉस्फेयर की हाइट बढ़ गई, 18 किलोमीटर हो गई और यहाँ पर 8 किलोमीटर रह गई। तो ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये तो घटिया से सवाल, प्रेशर को मिलीबार यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसमें से कौन सी मीटियोलॉजिकल फैक्टर है डज द एयर प्रेशर चेंज, जो कि एयर प्रेशर को चेंज करता है? इसमें से कोई सा भी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर है। हाँ ये देखो, 60 to 65 latitude in both the hemisphere have low pressure instead of high pressure, है ना। 60 to 65 डिग्री को यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। तो आप एक बार बताओ, ये है 5 डिग्री, यह है 30, यह है 60 और यह है 90। पोल्स पर हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ लो, तो 60 पर लो है, बिल्कुल है, इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर, असर्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशन देन ऑन लैंड। आप एक बात बताओ, ओशन है, ओशन पे टेम्परेचर ज़्यादा है, बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा, अरे टेम्परेचर कम है जनाब, लैंड एरिया पर ज़्यादा रहता है, यहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ क्या बोला, लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशन, मतलब ओशन पर ज़्यादा स्टेबल है। अरे गलत है, तो आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स एंड टी इज ट्रू, मतलब ए इज ट्रू, ऑप्शन सी। Either of the two belts over the ocean at about 30 to 35 north and south, इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड और लो प्रेशर बेल्ट, हॉर्स लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट है क्या? बिल्कुल भाई, जो हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं, जो हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं, दे आर नॉट लो प्रेशर बेल्ट, दे आर हाई प्रेशर बेल्ट, ये गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। यार इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना, इस एरिया में जो रेज आ रही है इस परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, बिल्कुल। तो ए का 3 देखना जरा, सी में है, बाकी सब तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ विंड्स हैं, डोलड्रम, स्ट्रेट विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, आपको बताना है इक्वेटर से पोल। तो भाई ये जो सीक्वेंस है ना, ये इक्वेटर से पोल है, यहाँ डोलड्रम, फिर ट्रेड विंड, फिर वेस्टर्लीज, फिर पोलर विंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सब पढ़ा रखा है। What causes winds to deflect towards the left in southern hemisphere, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स को लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कौन करता है? सर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स के लिए तो कोरियोलिस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। और कोरियोलिस फोर्स में क्या, कोरियोलिस फोर्स मतलब यहाँ तो है ही नहीं यार, कोरियोलिस फोर्स होता है रोटेशन की वजह से। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर में, देखो तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, लो प्रेशर बना, राइट हैंड साइड मूव करेगी, यहाँ 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 यहाँ, राइट हैंड साइड मतलब ये, तो राइट हैंड साइड क्या एंटी क्लॉकवाइज बना, मगर यहाँ तो क्लॉकवाइज बोल रहा है, ये गलत है। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय कोरियोलिस फोर्स, बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स ही बताता है। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रोरिंग फोर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, रोरिंग फोर्टीज पता है वेस्टर्लीज को कहा जाता है। सो दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। एक बात बताऊं आपको, रोरिंग फोर्टीज वेस्टर्लीज को कहा जाता है, मगर ऐसी वेस्टर्लीज जो कि नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में से सिर्फ एक है, सदर्न हेमिस्फीयर, ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है, नदर्न में नहीं चलती है। तो यहाँ पर क्या लेगा, सुनो मेरी बात, एक बात बता रहा हूँ, जो वेस्टर्लीज विंड है ये दोनों जगह चलती है, नदर्न में भी सदर्न में भी, मगर सदर्न में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चलती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोरिंग फोर्टीज, श्रीकिंग 60s। तो यहाँ पर रोरिंग फोर्टीज की पूछ रहा है, क्या वो नदर्न और सदर्न दोनों में चलती है? नहीं भाई, वो सिर्फ सदर्न में चलती है, तो ये गलत है। दे ब्लो विद हाई स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी, बिल्कुल। इनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल सही है, डायरेक्शन निकालना सिखाया था मैंने। ओवरकास्ट स्काई, रेन, रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम, बिल्कुल सही है। तो 2, 3, 4 आर करेक्ट। The pattern of movement of planetary winds is called general circulation of the atmosphere। आपको पता होना चाहिए यार, जो planetary winds है ना, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सारी की सारी जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है। जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का, वो क्या करता है, जो ओशन का वाटर सर्कुलेशन है ना, उसको मोशन में लेकर आता है, जो कि अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, ये बिल्कुल सही है। मगर यदि आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। भाई मान रहा हूँ ये प्लानिटरी जो विंड्स हैं उनका जो पैटर्न है, एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन है, जनरल सर्कुलेशन, मगर स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम लैंड टू सी। और दिन में आप देखो लैंड और सी, लैंड का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा,
तो सी का कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सी टू लैंड हवा चलेगी, जहाँ से चल रही है उसका नाम दे दो तो उसको सी ब्रीज बोलोगे। तो यहाँ तो क्या भाई, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला कि दिन के टाइम पर लैंड टू सी, गलत भाई। यहाँ पर बोला नाइट के टाइम पर सी ब्रीज, गलत, लैंड ब्रीज चलेगी रात के टाइम पर। When the breeze approaches valley from snow covered mountain, जब ब्रीज स्नो कवर्ड माउंटेन को अप्रोच कर रही है उसको कैटाबैटिक विंड बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, बिल्कुल सही। यहाँ पर यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी मैं करवा रखा हूँ, ये वाला फ्रंट ये करवा रखा हूँ, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ऑलरेडी करवा रखा हूँ, वो तो वैसे ही मैंने डाल दिया, ह्यूमिडिटी करवा रखा हूँ। ये तीनों के तीनों टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी समय हो ना तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 2 लगा देना, ये जानबूझकर मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 याद से जाकर लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द रेन फेड एंड रेन शेडो एरिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब एक जगह बारिश होगी और एक जगह नहीं होगी, इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लाउड्स कहाँ से करोगे, वही क्लाइमेटोलॉजी 2, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 2। ये सब सवाल एक ये और एक ये, इतने सवाल खुद से कर लेना, ये सब ये मैंने बता रखे हैं, ठीक है। ये क्लाउड वाले सवाल मैं बोल रहा हूँ करवाने को, मैं अभी आपको 30 सवाल और करवा दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आई वॉन्ट यू टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। एकदम सड़े सड़े सवाल हैं भाई, स्ट्रेटस हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सिरस वर्टिकली, ये और ये क्या, ये आर्क बेसिस ऑन एल्टीट्यूड, ये सही है, ये भी सही है, ये हाई क्लाउड ये गलत है। सब आसान सवाल हैं यार, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, यहाँ 3 ही, 1 2, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस हेलोक्लाइन, ठीक है। हेलोक्लाइन को कौन डिफाइन करता है? तो हेलोक्लाइन मतलब एक ऐसी लाइन है जहां से सैलिनिटी शार्पली इंक्रीज होती है, अ लाइन फ्रॉम वेयर सैलिनिटी शार्पली इंक्रीज, ठीक है। सबमरीन कैनन्स आर लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल स्लोप, बिल्कुल यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप में सबमरीन कैनन्स होती हैं। एबिसल प्लेन्स आर कवर्ड विथ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले, बिल्कुल एबिसल प्लेन्स आर कवर्ड विथ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ लेस देन वन डिग्री, यार शेल्फ जो है उसका जो ग्रेडियंट है वो 1 डिग्री होता है या उससे कम होता है। तो कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक भी नहीं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ओशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ, नहीं भाई, कम होता है टेम्परेचर। थर्मोक्लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पर टेम्परेचर शार्पली इंक्रीज होता है, नहीं भाई डिक्रीज होता है। और 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओशन इज फाउंड बिलो थर्मोक्लाइन, बिल्कुल सही है, थर्मोक्लाइन के नीचे 90% पानी मौजूद है, ओनली 3 इज करेक्ट, बढ़िया। नीप टाइड कम्स व्हेन द सन एंड मून आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है भाई, सन एंड मून बीच में अर्थ फंस गई, परपेंडिकुलर है, और इस सिचुएशन को सिजगी कहा जाता है, हट सिजगी नहीं बोलते हैं इसको। नीप टाइड इज लो टाइड, बिल्कुल लो टाइड है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। स्प्रिंग टाइड इज हाई टाइड। जो ग्रेट बैंक हैज फॉर्म्ड व्हेन गल्फ स्ट्रीम मीट्स 2 कोल्ड करंट, कोल्ड करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशनोग्राफी देख लो आप जाकर, एक ही 1 शॉट में करवा रखा है, ठीक है। ग्रेट बैंक इज फॉर्म्ड व्हेन गल्फ स्ट्रीम मीट 2 कोल्ड करंट, एक ये आई, ये एंटिलिस, नहीं एंटिलिस और ये फ्लोरिडा। अब ये ऊपर गई, 2 वेट करेंगी, कौन कौन, लैब्राडोर और ग्रीनलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following force is responsible for the 2 major tidal bulge? तो एक होता है ग्रेविटेशन, एक है ग्रेविटेशन और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, काय के लिए, टाइड्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेंट्रीफ्यूगल बी इज करेक्ट, खत्म, ठीक है। सो फाइनली इवेंचुअली कंप्लीटली मेडली हम लोगों ने सेशन खत्म कर दिया है, ठीक है। कितने घंटे का सेशन है जरा देख लेने दो यार, 1 घंटे 49 मिनट्स, बढ़िया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा, ठीक है। सोऊंगा भाई अब तो मैं यार, सही बता रहा हूँ, सेशन अपलोड करके
2 बजे तक सोऊंगा। क्या बोलूँ यार तुमको, बस बढ़िया है। देखो एक आध सेशन और आ जाए मेरा शाम को, शायद आखिरी सेशन, फेयरवेल दे देंगे आपको। ठीक है, देखता है वो कैब का सेशन गिफ्ट मेरी तरफ से, विल सी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।